अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हमारी मुलाकात तकरीबन साल सवा साल बाद हो रही है। बिल्कुल ऐसे और ही। वैसे तो हम एक दूसरे को देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सामने हमने आप बहुत बिजी आदमी हैं माशाल्लाह, और थोड़ा बहुत हम भी इधर उधर होते रहते हैं अपने काम के हवाले से। बट लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद वो कहते हैं ना, कोई किसी से आपकी एक ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है कि याद रहती है आपको। आप बोलते हैं कि यार ये बंदा आया था तो मैंने कुछ सीखा था, ऑडियंस ने कुछ सीखा था। तो आई वॉज ट्राइंग टू हैव यू अगेन, लेकिन कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। तो हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें हुई थी, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए थे। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने देखा कि आपने बुक भी अपनी लॉन्च की है, तो कॉन्वर्सेशंस तो वैसे ही आप करते रहते हैं और हम वैसे ही करते रहते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, आपको लगा कि आपको एक बुक बनानी चाहिए, बुक पब्लिश करनी चाहिए, जो बेसिकली आपकी कॉन्वर्सेशंस के बारे में है या उन कॉन्वर्सेशंस के बारे में है जो आपको याद रह गई? तो बातें करना तो हर किसी को आता है, लेकिन बातों में पावर लाना या बातों में फ्रेमवर्क लाना और उनको किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम्म, तो हमारे एक टीचर हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी ERD से। हम्म। तो वो कहते हैं कि बातें एक तालीमी काम है। तो एक तो वो चीज़ जहन में थी जब यानी हम्म। यंग एज में ही हम उनके कहते हैं ना मेंटोरशिप में चले गए थे। उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मौका मिला। हम्म। और फिर अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है तरबियत देखें तो उसमें ना आप अगर अहादीस पढ़ेंगे तो आपको अमूमन अहादीस नज़र आएंगी बड़ी सिचुएशनल। साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि और फिर जब मैंने अपनी ज़िंदगी को रिफ़्लेक्ट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे बड़ी वर्कशॉप्स में पूरे पूरे दिन बैठ के भी सीखने को मिला, वीडियो से भी सीखने को मिला। लेकिन जब मैं किसी मसले में होता था और मैं एग्जैक्टली किसी मेंटोर से उसका सवाल करता था, तो वो जो चंद लाइनें मिलती थी जवाब में, वो सीधा जो है ना वो इम्पैक्ट करती थी। तो मैंने उनको रिफ़्लेक्ट करना शुरू किया। कुछ महीने लगे, मैंने सॉर्टिंग की कि भाई मैं क्या क्या मैंने सीखा, और फिर उसे कॉन्वर्सेशंस में जो है ना मैंने कहा कि ये पास ऑन होना चाहिए आगे लोगों तक। तो इस जर्नी में कितने कितने लोग हैं जिनको आपने जिक्र किया इस बुक में? बुक में मेरी लगभग मतलब ऑलमोस्ट दर्जन से ज़्यादा होंगे। दर्जन से ज़्यादा है। सही है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट क्या है इस बुक में, वैसे तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है और ज़्यादती भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ, लेकिन कुछ ऐसा ना टॉप ऑफ माइंड चीज़ होती है कि यार अगर ये थॉट ना होती तो शायद बुक ही ना होती। वो एक थॉट कौन सी है इसमें जो आपने प्रेजेंट? इसमें ना इसमें डेथ का लेसन है और सेक्रीफाइस का। यानी हमारे यहाँ जो मॉडर्न मोटिवेशन की जो पूरी इंडस्ट्री है, चाहे वो कोचिंग हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि तुम मेहनत करोगे तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। सही ना? अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस की एक यानी एक वेटेज होती है, और आपको ज़िंदगी में बहुत से मामलात में सेक्रीफाइस करना होता है, उसका कोई नतीजा नहीं मिलता। सही ना? और आपको कहते हैं ना एम्ब्रेस करना होता है, वो आपको खुशी से वो सेक्रीफाइस करना होता है। तो ये वो लेसन्स थे मेरी लाइफ के जिसने मेरी ज़िंदगी को भी रोका नहीं। क्योंकि अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट देखता शुरू से, तो मुझे लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन फिर मुझे नज़र आया कि जो मेरे पास जो मेंटोर्स थे, मैंने देखा वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और उनको भी शायद वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। यानी रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग ना, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ सामने वाला आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ज़िंदगी में सेक्रीफाइस अगर आप समझ लेंगे कि सब कुछ नहीं मिलेगा, और सेक्रीफाइस करना भी ज़िंदगी का एक पहलू है, एक ज़िंदगी में करने का काम है, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे। और उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि एक मुझे क्या मिला और दूसरा मैं क्या बन गया। ये बन गया वाले पे अगर फोकस करना लोग शुरू कर दें ना, क्योंकि अगर आप किसी को लुकअप कर रहे हैं आज, वो कुछ बने हुए हैं इसलिए लुकअप कर रहे हैं ना, ये थोड़ी कि उनको कुछ मिला था। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जो डिप्रेशन है या फिर जो हसल है, वो यही है कि हसल 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 करते रहो, और एट द एंड ये एक लाइफ है, ये एक थ्रेशोल्ड है जहाँ मिल जाना चाहिए। अच्छा, इसको मिल गया, इस बेचारे को नहीं मिला है, इस बेचारे अच्छा खासा काम कर लिया, तो लक का भी फैक्टर है। फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका दीन ईमान होता है, जिस पे आपका एतकाद होता है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो पावर ऑफ बिलीफ है ना, कि वो मैंने एक बुक पढ़ी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें बड़ा अच्छा था कि मैंने बहुत सारी डाइट्स फॉलो की और डाइट से मेरा वेट भी कम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक वक्त आया जहाँ मैंने कोई उसकी काउंटर वो पढ़ ली, रिसर्च पढ़ ली, तो मेरा बिलीफ उठ गया उस डाइट पे से। तो मैंने तकरीबन कुछ सालों बाद एनालाइज किया कि यार मसला डाइट का नहीं, मसला मेरे बिलीफ का है। कि जब तक डाइट काम करे, जब तक मेरा बिलीफ था उस पर कि नहीं यार ये काम करेगी काम करेगी, क्योंकि मैं भी अपना एफर्ट लगा रहा हूँ उसमें, लेकिन जैसे मेरा बिलीफ हटा, वो डाइट भी काम करना छोड़ दिया उसने। तो वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पहले दिखाओ फिर हम बिलीव करेंगे, लेकिन खुदा पे बिलीव करना उल्टा है।
बिल्कुल ऐसे ही। कि आप देखते नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें देखी, चेंज होती हुई देखी। तो अब अगर कोई बोले कि जैसे फिटनेस में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि एथिस्ट कैसे रहता है। दुनिया की कायनात की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी है ये। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर ही देख लें तो आप पागल हो जाएंगे कि यार ये सेल को चलाने वाला वो किस तरह काम कर रहा है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह काम कर रहा है, हर वक्त ब्लड सप्लाई रह रही है। देयर इज़ अ क्रिएटर बिहाइंड दैट। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो मौत का वाला आपने बात की ना, तो मेरा ख्याल से मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि आपने अपनी मदर का भी एक वाक़या इसमें बयान किया। आई हैड टीयर्स रोलिंग डाउन माई चीक्स। मैंने अपनी बेगम को भी बताया कि वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आपको पता होता है कि व्हेन यू आर सीइंग समबडी डिपार्टिंग, और उसकी आंखों में एक वो होता है, फिर आपको बताना कि अब यही जिम्मेदारी आपको आगे लेके चलनी है। तो ये सबसे अच्छी मोटिवेशन होती है कि सम टाइम देयर विल बी अ टाइम आई विल बी गॉन। उसके बाद क्या होगा, लेगेसी क्या होगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेगेसी के बारे में। बिल्कुल। मैं ये लिख ही नहीं पाता, या मेरा ये बिलीव बनता ही नहीं अगर मैंने अम्मी और अब्बू का इंतकाल ना देखा होता। तो अम्मी की अक्सर ज़िंदगी सेक्रीफाइसेस में गुजरी, और वो इमोशनल थे, फाइनेंशियल थे, हर किस्म के। लेकिन जब उनकी मौत का वक्त आया ना, तो वो जो अहादीस में भी जो हमें निशानियां मिलती हैं, वो भी, यानी जुम्मे के दिन उनका इंतकाल हुआ, फिर माथे पे पसीना था, तो ये वो निशानियां थी कि ऐसे लोग अगर इस हालत में मौत आती है तो वो अच्छी मौत कहलाती। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी और मुझे नज़र आया कि ये सबके पीछे जो उनका पैटर्न था कि अल्लाह मेरे हक में किसी को ना पकड़ें, और सबकी बातें बर्दाश्त कर लेना, सब कुछ, और फिर यही कि भाई दूसरों के काम आना है। तो वो जो चीज़ थी, अगर तो उनका इंतकाल से पहले मैं ये सोचता तो शायद मेरे जहन में वही रहता जो मैंने पहले बात की, कि एक दिन दुनिया में ही कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन मैंने देखा वो अपनी यानी अम्मी और अब्बू दोनों के इंतकाल तक चीज़ें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हमारी इम्प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन वो जो उनकी मौत थी दोनों की, वो मौत बहुत बड़ा एविडेंस था मेरे लिए कि भाई अच्छी गुजर गई उनकी ज़िंदगी, अब अल्लाह ताला आगे के मामलात उनके लिए और ज़्यादा आसान करे। तो बेसिकली हमारे ना 2 रोल हैं इस दुनिया में, एक तो अल्लाह की इबादत करना, और एक ये कि अल्लाह की मखलूक के लिए हम क्या करना चाहते हैं, सही ना? क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो है ना, वो इकबाल का मशहूर शेर है ना, तकदीर के पाबंद है नबातात व जमातात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। यानी तकदीर के पाबंद तो नबातात, फूल पौधे हैं, या जमातात कहते हैं कि क्या नाम है, मिनरल्स हैं, लेकिन मोमिन तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला, और अल्लाह के अहकामात में अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, जहन में कंफ्यूजन होता है कि जो है ना कि पैसे होंगे तो हम किसी की मदद करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुरान में तो मल्टीपल टाइम ऐसा है ना कि वो खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। तो ये जो मैंने पहले भी जैसे सेक्रीफाइस की बात की ना, हम इस वक्त सोसाइटी में ये मिस कर रहे हैं। मेरे एक मेंटोर से एक और कॉन्वर्सेशन हुई मेरी आफ्टर दिस बुक, तो इस बुक में नहीं है वो, तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न जो इशू है ना, अब हो सकता है वर्जन 2 में आए, तो उन्होंने कहा मॉडर्न इस इंडस्ट्री का इशू ये है कि यहाँ पे मेंटोर आपको कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम भी मेरे लेवल तक आओगे फाइनेंशियली, मैं नीचे नहीं आऊंगा, सही ना? मैं अपनी कोई चीज़ तुम्हें नहीं दूंगा, आई शो यू द रोड मैप, और अगर हो गए कामयाब तो ठीक है, नहीं हुए तो कुछ और ट्राई करना। लेकिन जो सहाबा के दौर में था वो तो ये था कि भाई मेरे पास 2 दुकानें तो एक आप ले लो। यानी वो जो अपने पास से देने वाला जो एलिमेंट है ना, वो हमारी सोसाइटी में रिलेटिवली मिस हो रहा है। हम बचा हुआ दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं। यानी एक और जो बहुत बड़ा मिथ हमारे यहाँ कॉमन है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि हम अल्लाह को पार्टनर बना रहे हैं। भाई पहली बात तो आप अल्लाह को पार्टनर कैसे बनाए? अल्लाह ने आपको बनाया है, आप अल्लाह के बंदे हैं आप। हाँ, ये अच्छा खासा कॉमनली लोग बोलते हैं। ये बंदा पार्टनर तो नहीं बना सकता ना अपने मालिक को, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर पार्टनर भी बनाया तो पार्टनर को फिर हर चीज में पार्टनर बनाए ना। आप 10% दे रहे हैं और आप अपने बिजनेस में अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में तो देखें कहाँ पे नाफरमानी हो रही है, कहाँ पे किसी की हक तलफी हो रही है। तो इट्स वेरी इजी कि आप आंखें बंद कर लें और डोनेशंस करते जाएं। तो ये पूरी, यानी ये और ज़्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि ये कहते हैं ना कि द एनिमी ऑफ बेस्ट इज गुड। तो ये आपको बेस्ट की तरफ जाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके दिल को तसल्ली, यार मैं कुछ परसेंटेज सदका भी कर रहा हूँ और सब कुछ चल ही तो रहा है। तो जब तक उसको अनकवर नहीं करेंगे आप बेस्ट तक पहुंच नहीं सकते। और बिजनेस का भी देखें ये उसूल है कि आप भले पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप बिजनेस में द मेन एम इज़ टू सर्व।
तो वो सर्व और सर्विस आ रही है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर मेकिंग एंड्स मीट फॉर यू बट बेनिफिटिंग द अदर पार्टी. अब वो अदर पार्टी को भी सिर्फ सर्व नहीं करना है, डिलाइट करना है, तो वहाँ भी ओवर डिलीवरी करना है. बिल्कुल ऐसे ही. तो एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी जर्नी मैंने देखी है वो ऐसे ही है सारी. और इससे मैं चाहूँगा कि आप जो कोचिंग करते हैं, अच्छा पर्सनल कोचिंग और प्रोफेशनल या बिजनेस कोचिंग में आपका कितना परसेंटेज है जैसे आप नॉर्मल करते हैं उसमें? देखिए हमारा जो प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर ये होता है कि यूजुअली हम टारगेट करते हैं बिजनेस ओनर्स को. ठीक है. तो उनकी पर्सनल कोचिंग से स्टार्ट होता है. फिर हमने कॉर्पोरेट में ही एक हाइब्रिड मॉडल रखा हुआ है. हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि जो कंटेंट कॉमन होता है वो हम ट्रेनिंग के जरिए सबको सिखा देते हैं, और फिर 1-on-1 डिस्कशंस होते हैं लोगों के साथ. ठीक है. असल गेम चेंजर 1-on-1 डिस्कशन ही है, जिसमें लड़के लाते हैं अपने मसाइल ना, कि भाई मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे तो ये मसला है, वो जो ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग रूम में कभी भी नहीं बताएगा किसी और के सामने. और फिर पता चलता है कि वो 2 बातें आप उसे समझाएंगे, 2 कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो उसका वो मसला. जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़के की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है. तो उसे फालिज हो गया. बहुत यंग लड़का, इन 20s. तो मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें यार, 1-to-1 सेशन में जब बैठा, तो कहने लगा कि यार वो मेरी सेविंग्स खत्म हो गई, मैं इतना डिप्रेशन में गया कि मुझे तो फालिज हो गया. तो मैंने कहा तुम्हारी सेविंग गई कहाँ? कहने लगा मैंने अपार्टमेंट लिया. अल्लाह के बंदे, तो सेविंग की फॉर्म चेंज हुई है ना, हो गया तो सेविंग ही ना. तो कैश फ्लो खत्म हुआ है ना, तो कैश फ्लो रीजनरेट हो जाएगा. अच्छा, अब वो उस बेचारे को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्योंकि फाइनेंस का बंदा नहीं था, वो इंजीनियरिंग साइड का बंदा था. तो अब ये वो इश्यूज होते हैं जो 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस में आते हैं. तो मुझे अगेन सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ने एक बात समझाई थी कि जो कोचिंग और काउंसलिंग है ना, ये कानों से होती है, ये ज़बान से नहीं होती. आपको बहुत थोड़ा सा बोलना होता है, आपको बहुत ज़्यादा सुनना होता है. जब आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो आपको समझ आता है अच्छा ये बंदा इस वजह से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में इस एलिमेंट का इसको पता ही नहीं है. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मिथ है ना बहुत सारे. एक मिथ है कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं. भाई ये तो इंडियन मिथ है. वहाँ पर है कि वो पहले ज़माने वो ख़वातीन को साथ ही जला देते थे, और फिर अब के ज़माने में भी फिर शादी नहीं करने देते. भाई हमारे यहाँ इट्स अ टोटली यानी इसमें अल्लाह की मर्जी भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है. आप सही इन्वेस्टिगेट करना अपनी बहन बेटी के लिए, अगर आप खुद ढूंढ रहे हैं तो खुद भी. और उसमें भी अगर गलती हो जाए, और गलती इस लेवल की हो कि साथ रहना बिल्कुल ही मुनासिब ना हो, तो फिर आप अच्छे तरीके से अलहदा हो सकते हैं. लेकिन ये जो हमारे माशरे यानी कहते हैं उसको इंटैक्ट कर लिया, अब ये वो मिथ आ रही है. अच्छा, अब वो कॉन्वर्सेशन में पता चलेगा कि वो उस बंदे की ये मिथ तो नहीं चल रही. अगर वो ऐसी मिथ चल रही है तो जरा सी आपने वो मिथ को क्या नाम है रीआर्टिकुलेट किया, उसे समझाया, वो मसला रिजॉल्व हो जाता है. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है इन कॉन्वर्सेशंस का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन्स और मिथ्स निकली जब मैंने डिस्कशंस की. जब तक मैं डिस्कस नहीं कर रहा था तो मेरे मेंटोर्स को भी नहीं पता था कि मैं ये चीज़ें अपने जहनों में लेके चल रहा हूँ. हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात की है आपने. आई एम टोटली रिलेटिंग, क्योंकि यही होता है कि कोचिंग में आपको उसके अंदर सवाल के जवाब उसके पास है, आपको सिर्फ उसको अदर साइड ऑफ द टेबल दिखाने, अदर साइड ऑफ द कॉइन दिखाने कि तुम ये साइड नहीं देख रहे हो. ये जैसे फिटनेस कोचिंग में अक्सर होता है कि मैंने एक दो दफ़ा लोग अफेंड भी हो गए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल स्टाइल्स भी डिपेंड करता है. कि मैंने पहले पूछा कि भाई क्या सीन है, कि भाई ऐसा होता है, मैं ये खाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं हेल्दी फूड है, ये सब कुछ है. तो मैंने कहा सबसे पहले आपकी हेल्दी की डेफिनेशन गलत है. हेल्दी इज़ नॉट फिट, क्योंकि अगर आप सिर्फ दोपहर में सिर्फ फ्रूट्स खा रही हो तो आपका फाइबर इंटेक, शुगर इंटेक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका प्रोटीन इसमें ना होने के बराबर है. तो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉपर सोल्यूशंस एंड यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ ऑन दिस. तो हफ्ते के लिए गायब हो गई वो, तो मैंने उसे फॉलो अप किया. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉज एक्चुअली आई फाउंड माई सेल्फ डम टॉकिंग टू यू, कि आपने मुझे कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है हेल्दी. मैंने कहा मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था. ये भी कुछ मिसकम्युनिकेशन चीज़ें होती हैं. मैंने कहा आई अपोलोजाइज, मैं शायद समझा नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि ये मिथ्स हर किसी के पास है. बिल्कुल. तो ऐसा कभी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि लोग ना थोड़े अफेंड हो जाते हैं. या इसमें एक और चीज़ है कि आइदर ही इज़ रेडी और नॉट. अगर बंदा आ रहा है प्रॉब्लम के लिए, तो क्या वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म लेने के लिए या अपने मिथ्स को खुद चैलेंज करने के लिए रेडी है या नहीं है. इसमें ना जो क्या नाम है एजुकेशन में जो मेन चीज़ पढ़ाई जाती है ना, वो ये होता है कि एक है कवरेज ऑफ द कोर्स मीन्स कंटेंट, और एक होता है डिस्कवरिंग द कंटेंट. तो मॉडर्न पीडियोलॉजी जो है जितनी भी है
टीचिंग वगैरह की स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि आप जो है ना वो कैसे अनकवर करवाते हैं। अब बीइंग अ फिटनेस कोच और बीइंग अ लाइफ कोच, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि ऑफेंड किए बगैर और उनको अच्छा, पहली मेन चीज तो लिसनिंग है ना। जब आप लिसनिंग करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब था उज़न, कान को बोलते हैं। यानी वो ऐसे यानी इतना सुनते थे कि लोग कहते थे ये तो कान है, कि इनके सामने तो आप आके अपनी बात रखें। तो जब आप सुनते हैं बहुत ज्यादा तो वो वैसे ही इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, फिर अब जब आपने उसकी मिथ को चैलेंज करना है तो आप अगेन कन्वर्टेड इनटू अ क्वेश्चन कि डू यू थिंक दैट ऐसा है, तो ऐसा वाकई है या इसको हम डबल चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब आप डिस्कवरी के जरिए से लेकर चलते हैं तो वो क्या होता है कि अब वो यानी वो डम वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, आप भी बहुत अथॉरिटेटिव नहीं लगेंगे, तो बड़ा रिलेटेबल होता है। जैसे जेन जी या अब तो जेन अल्फा जो आ रही है, उन्हें जब ये समझाना होता है ना कि भाई अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है, तो हम कहते हैं यार सबसे पहली चीज जिसने बनाया है वो बता सकता है ना सबसे बेहतर। आईफोन बनाने वाला बता सकता है भाई आईफोन का रीजन क्या है। आओ चैट जीपीटी से पूछ लो, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू कुरान। अब चैट जीपीटी जो आंसर कर रहा है तो वो मैं तो नहीं आपके ऊपर ला दे रहा ना, अब यू हैव डिस्कवर्ड इट बिकॉज, और आप जाओ उसको 10 दफा काउंटर चेक करो तो वो 10 दफा भी काउंटर चेक करेगा, बट वो यानी वो चाहे उलमा इकराम से पूछे, चाहे गूगल से पूछे, चाहे चैट जीपीटी से पूछे, ही विल ऑलवेज गेट दैट आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब ये जो प्रोसेस है मेरे ख्याल है कि इस प्रोसेस को हमको समझना, और मुझे ऐसा महसूस हुआ अम्मी को देखकर भी और अपने दीगर मेंटोर्स को देखकर भी कि कोचिंग का जो काम है ना, इसमें कॉम्पिटेंस के स्किल की अपनी अहमियत है, उससे बहुत ज़्यादा अहमियत है कैरेक्टर ट्रेड्स की, कि आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, सही ना। मतलब आप किसी के साथ रात काली करने को तैयार हो पूरी, क्योंकि वो जाहिर बात है 2-3 घंटे बाद ही कोई जाके शायद आपसे वो रिलेटेबिलिटी बने उसकी ना। तो अब उसमें जब तक आपका वो इखलास नहीं होगा ना, तो वो यानी आप कितना एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हैं उस शख्स के साथ, ये वो सब चीज़ें मुझे महसूस हुआ कि लाइफ कोचिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ना। तो स्किल्स आपकी बहुत शानदार भी हों, लेकिन अगर आप वो वाली चीज़ नहीं लेके बैठे हुए, वो कैरेक्टर ट्रेट, तो आप शायद मिस कर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि हम कितना अच्छा सुन रहे हैं और उनको कैसे डिस्कवर करवा रहे हैं। और इसमें आपने जाहिर है आप पर्सनल कोचिंग भी करते हैं, बिजनेस कोचिंग भी करते हैं, कोई ऐसी 2 से 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर एस्पायरिंग बिजनेस पीपल हैं या अपर एशेलॉन्स में लोग हैं, सीईओ सीएफओस वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं जो अगेंस्ट हैं ह्यूमन नेचर ऑलरेडी, जिनको वो लीड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि वक्त के साथ साथ जितना आप ऊपर जाते हैं हायरार्की में, आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं नीचे, आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल 20% या 10% पे आ जाता है, आपकी पीपल स्किल ज़्यादा होती हैं। लोग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, टेक्निकलिटी तो सब हाई हैं। तो उन पर्सनल कोचिंग और प्रोफेशनल कोचिंग में आपकी कौन सी 2 से 3 ऐसी लर्निंग्स हैं जो आपको लगता है कि यार अगर इस ही लेवल से इंसान इस तरह अपने आप को वो करे तो पीपल स्किल में किस तरह बेहतर हो सकता है? देखिए, इसमें ना फाद भाई 2 चीज़ें हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या यू आर एट द टॉप, तो उसके पीछे आपकी अलग स्किल्स हैं। आपके एम्प्लॉय में वो स्किल नहीं है ना, तभी तो वो एम्प्लॉय है। यानी मैं अक्सर अभी रिसेंटली ये मिसालें दे रहा हूँ कि अभी एक एंटरप्रेन्योर ने एक वर्कशॉप रखी कुछ अरसे पहले कि मैं नाम ले लेता हूँ, साद अफरीदी स्टोरी, सेंस एंड स्टोरी। तो उन्होंने कहा भाई मैंने कैसे स्टोरी टेलिंग में अपना ब्रांड बिल्ड किया, आई डिस्कस इट इन माई ऑफिस एंड फ्री इवेंट। तो 2-2.5 घंटे का एक सेशन था। मैं पहुंचा उस दिन, उस सेशन में ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों जितने भी लोग थे ना, सबके सब बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स। ओके। मैंने कहा यार, जबकि सबके लिए ओपन था, वो ओपन सबके लिए, उनके अपने एम्प्लॉयज के लिए भी था। अपने एम्प्लॉयज के लिए भी। अच्छा, उनके एम्प्लॉयज तो दूर की बात, किसी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, क्योंकि संडे का दिन है भाई, क्यों जाएंगे। और आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है सबकी अपने आप को लेके कि हम तो ये नहीं है, हम तो ये है नहीं। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार ये तो एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार है। अच्छा, ये एक मिसाल। फिर एक और शिपिंग कंपनी में मेरे एक क्लाइंट है, वो सीईओ है। तो वो कहने लगे कि भाई उमैर साहब, मुझे ना बहुत मेरा बिजी स्केड्यूल होता है, तो ही रेयरली ही इज इन कराची ना। कह रहे यार मैं 1 मई को हूँ, तो आप सुबह 11 बजे आ दें और लंबा बैठते हैं ना। मैंने कहा सर 1 मई है, ऑफिस खुला होगा। कह रहे तभी तो बुला रहा हूँ। और वो 11 बजे हम बैठे और कुछ शाम 6-6:30 तक उन्होंने पूरे महीने के जो उनके डिस्कशंस थे, और पूरे ऑफिस में एक वो थे, एक मैं था और एक उनका ऑफिस बॉय था। अगेन पूरी कंपनी में नो वन वाज देयर।
अच्छा, अब ये तो एम्प्लॉय को समझना है कि भाई अगर वो टॉप पर है तो उसके पीछे ये वाली रीजन। अच्छा, उन्हें ये समझना है कि भाई जो नहीं है तो वो इस वजह से ही तो नहीं है ना। तो अब उन्हें उनके लेवल पे खिलाना है ना। अब आप उनको इतना पुश करेंगे तो उनके अंदर से फिर वही सारी नेगेटिविटी भी आएगी कि भाई पैसे तो आप बना रहे हैं, हमें तो एक फिक्स सैलरी मिल रही है या इतना कमीशन मिल रहा है, तो यू नीड हम तो उतना ही करेंगे जितना पे किया जा रहा है। ये जो एक बहुत बड़ी मिथ है, और ये मिथ भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा है। अगर आप फैक्ट्री, यानी क्योंकि मुझे मौका मिला इन अक्सर ब्रांड्स के साथ कि इनके ना फैक्ट्री भी थी और कॉर्पोरेट ऑफिस भी था, तो मुझे दोनों जगह काम करने का मौका मिला। अच्छा, फैक्ट्री में पीपल आर वेरी गुड, क्योंकि वो कहते हैं यार इतना ही मिल गया बहुत है। तो फैक्ट्री वाले लोगों की वो डिमांड्स इतनी नहीं होती ना, और कॉर्पोरेट लेवल पे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं क्या दूसरी जगह क्या हो रहा है और जगह क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल है कि ओनर्स को ये समझना चाहिए कि भाई लोग अगर अभी वहां तक नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको उनको उनके लेवल पे ट्रीट करना है। और जॉब का डिजाइन ऐसा हो कि उसके अंदर क्या नाम है, उनकी कॉम्पनसेशन तो हो लाजमी, फिर प्लस आप उनकी वेलबींग का कितना ख्याल रख रहे हैं, दोनों तरीके से। यानी आप बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं और आप उनको सिखा कितना रहे हैं। यानी मेरी जो उमूमन कॉर्पोरेट में पहली ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि भाई मैं कहता हूँ आप गोल सेटिंग की मुझे सेशन दें, और गोल सेटिंग में मैं लोगों को उनकी लाइफ के हर एरिया के गोल्स लिखवाता हूँ। योर गोल्स इन फाइनेंस, व्हाट आर योर गोल्स, अब्बू के लिए क्या है, अम्मी के लिए क्या है, बेगम के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या है। अच्छा, क्योंकि उनको आता ही नहीं है ये, और जब वो मैनेज नहीं होता तो वो आके सारा ब्लेम डालते हैं कंपनी पे। वर्क लाइफ बैलेंस का जो मसला होता है, आप उनको सिखा देना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उनको सिखा देंगे तो वो कर लेंगे। कॉन्शियस में नहीं है उनके कॉन्शियस में नहीं है कि मैंने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उनके कॉन्शियस में नहीं है कि मैंने अपने वालिद के लिए भी कुछ करना है। अच्छा, एक दफा जब वो लिखते हैं कि भाई मेरा इस साल ये टारगेट है मेरे हर लाइफ के एरिया में, अब वो उसके लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग भी करते हैं, तो हर महीने ना सही लेकिन 2-3 महीने के बाद वो कुछ सेविंग्स कर पाते हैं कि वो एटलीस्ट अपने वालिदैन को किसी अच्छी जगह डिनर करवा दें, तो वो एक उनकी जिंदगी में कहते हैं ना डिपॉजिट हो जाता है। यानी ये इसी कंपनी में ये हुआ कि ऑफिस बॉयज की ट्रेनिंग थी 7 भाई के बाद, तो आधी ट्रेनिंग मैंने ऑफिस में की। फिर मैंने कहा यार अब आप लोगों को स्टैंडर्ड भी दिखाना है, मैं बोल के कितना स्टैंडर्ड दिखाऊं, तो मैंने कहा मैकडोनल्ड्स ही है यार, वहीं चलते हैं। तो रिमेनिंग हाफ हमने मैकडोनल्ड्स में किया। हम 2-2.5 घंटे बैठे, किसी ने हमें कुछ नहीं बोला, हालांकि हमने एक आइसक्रीम ही खाई थी। और मैंने इनको कहा यार देखो ये भी एक दुनिया है, सही ना, और ये लोग किस लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं और तुम लोग भी अपग्रेड कर सकते हो ऐसे। उसके कुछ महीने बाद मुझे उस एक बंदे ने कहा कि सर वो आप हमें लेके गए थे ना, फिर ईद के दिन, वो पठान आदमी वो कह रहा ईद के दिन मैं अपने घर वालों घुमाने लेके गया था और मैं वापसी में गया सही ना, और मैं वहाँ बैठा और मैंने अपने घर वालों को बताया यहाँ भी हम आ सकते हैं, इससे पहले तो हमें बाहर से डर लगता था। सो द थिंग इज के उसके पता ही नहीं था कि यार ये जो आइसक्रीम मैं दुकान से 150 रुपए की ले रहा हूँ वो यहाँ से 250 रुपए की मिलेगी। इन दैट 100 रुपीज में एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ओनर को एक तो ये समझना चाहिए कि उस बंदे का उतना पेस नहीं है, दूसरा उसे वेलबींग स्किल्स या लाइफ को बैलेंस करने की स्किल्स सिखानी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 जो है ना, फिर जॉब के अंदर मोटिवेशन लेकर आनी चाहिए कि वो जॉब को भी एक मिशन समझ के जो है ना वो कर। अगर आप पहले जॉब के अंदर मोटिवेशन डालने की बात करेंगे और ऊपर की 2 चीजें नहीं कर रहे होंगे तो आप यानी वो बंदा आपके करीब ही नहीं आएगा। वो ये आइडेंटिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये मैंने हर जगह देखा है और इस पे क्या काफ़ी सारा बड़ी मल्टीपल इंडस्ट्री भी काम कर रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह, लेकिन वो असल में जो आप लेयर्स को हटा के, प्याज की लेयर्स को हटा के जब तक आप कोर पे नहीं आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है। यू डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ लाइक दैट। तो उसका कितना बड़ा रोल है और उस पर किस तरह काम करना चाहिए? बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ जितनी भी दीनी जमातें हैं ना, जितनी भी, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, आप उस दीनी जमातों से एफिलिएटेड लोगों से जब बात करेंगे ना, वो कहेंगे भाई हम तो अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं और हम तो जिम्मेदार हैं। तो दीनी जमात पहले काम क्या करती है, आप जितने भी गुनाहगार हो ना, वो आपको बोलती है भाई आपको तो अल्लाह को तो आपसे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा और आपको दूसरों की भी जिम्मेदारी देके भेजा। सो दे जस्ट फोकस ऑन द आइडेंटिटी। वंस वो आइडेंटिटी चेंज होती है तो बंदा कहता है मैं ये गलत काम तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो जिम्मेदार हूँ, इतना जिम्मेदार आदमी हूँ, तो मैं ये कैसे करूँगा। सिमिलरली लोगों ने, वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक बड़ी मशहूर बात कहते हैं ना कि आजकल बाप अपने आप को बाप ही नहीं समझते तो इसलिए बच्चे बाप बन जाते तो बाप को ये समझना चाहिए। मतलब मैं उनको हर चीज में इंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी। सो द थिंग इज के
वो शख्स अपनी जिम्मेदारी तो ले भाई। अल्लाह ने कुरान में आपको कहा है कि यानी जो मर्द है ना वो ऑटोमेटिक लीडर है भाई। वो भले एक चौकीदार हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो लीडर है, अपने घर वालों का लीडर है, अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है। तो जब अल्लाह ने आपको लीडर की आइडेंटिटी दी है तो यू नीड टू लर्न ऑल दोस स्किल्स। यार आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी असल में मर्द की है। औरत तो यानी वालदा या बेगम जो है, बच्चे की वालदा और आपकी बेगम तो सिर्फ आपकी फैसिलिटेटर है उस प्रोसेस में। यहाँ पे उल्टा किया हुआ लोगों ने, यहाँ पे उल्टा किया हुआ, सही ना। इसी तरीके से मकामा खाना लेके जाके देना मर्द की जिम्मेदारी है। अगर खातून कहे हुए मैं नहीं पका सकती, तो हमने तो इस्लाम को ही सही से नहीं पढ़ा, हम तो अपने माशरे के कॉन्टेक्चुअलाइज चीज़ों को इस्लाम कह के चला रहे हैं। तो जब तक वो शख्स आइडेंटिटी यानी वो जिम्मेदारी वाली आइडेंटिटी नहीं लेगा वो काम नहीं करेगा। प्लस भाई आपकी जिम्मेदारी, आप ये समझे ना कि यार हर चीज़ की जिम्मेदार कंपनी नहीं है। सही है, कंपनी बेनिफिट्स तो दे रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में तो आप खुद जिम्मेदार हैं। तो जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और जिम्मेदारी को उस लेवल पे नहीं लेंगे जो लेवल पे आपको लेना चाहिए, तो आप सारी जिंदगी दूसरों को ब्लेम करते जाएंगे। सही ना। तो नाकामी के तीन अल्फाबेट्स हैं, ब्लेम, शेम, जस्टिफिकेशन। नाकाम लोग जो है ना वो या तो ब्लेम करते हैं या कोई नया काम करते हैं शर्म आएगी उनको, या उनके पास हर चीज़ की जस्टिफिकेशन हो। और जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो TPR है, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहते हैं भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश करूँगा। और आपने बड़ी प्यारी बात की, क्योंकि वेस्ट में भी मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, गेस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये जय शेट्टी की पॉडकास्ट की। तो उसने कहा था कि आप अगर US के स्टार्स उठा के देख लें तो जितनी भी सिंगल मदर्स हैं और उनके जो बेटे हैं उनको नहीं पता हाउ टू बी लीडर्स, हाउ टू बी मैन, बिकॉज दे हैव नेवर सीन अ मैन लीडिंग द वे इन हिज लाइफ। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इससे अंदाज़ा होता है कि एक बाप का रोल बेटे, क्योंकि आपका भी बेटा है, मेरा ही बेटा है, तो हमें कहीं ना कहीं, जब मेरा बेटा हुआ था तो मैं, कहते हैं ना लोग बेटे के बाद सीधे हो जाते हैं, मैं बेटे के बाद सीधा हो गया था तार की तरह। मुझे पता था कि यार नाउ आई हैव टू एग्जाम्पलीफाई टू माई किड कि यार किस तरह काम करना है, कैसे करना है। तो क्योंकि आपको बस एक्शंस दिखाने हैं, बच्चा फॉलो करेगा। क्योंकि मैंने भी, आपने भी अपने फादर को ऐसे ही फॉलो किया है, जो दिखाया वो फॉलो किया। हाँ, कुछ चीज़ें हमने नहीं ली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आज तक है कि हमारे अब्बा ना फ्रेंडली नहीं थे हमसे, जैसे वो। लेकिन ये भी एक्सट्रीम है जो मुफ्ती तारिक बसूर वाली बात आपने बिल्कुल सही की कि आजकल बाप बाप नहीं है तो बेटे बाप बने हुए। ये भी नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए, बीच में कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जैसे हमारे घर में अब्बा आते थे तो उनका मूड ख़राब होता था, ज़ाहिर है माशाल्लाह काम करने वाले आदमी थे, तो कभी मूड अच्छा होता था तो मौसम भी अच्छा होता था, भले 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अब्बा का मूड अच्छा है तो भाई घर में मरी बना हुआ है। अगर अब्बा का मूड ख़राब है, सर्दी हो रही है, तो भाई गर्मी चल रही है घर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप सीखते हैं। और ये आइडेंटिटी का पार्ट बीइंग अ मैन आपको अपने बाप से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि तुम्हारी जैसे घर में बंदा बोलेगा तुम्हारे लाड ने बिगाड़ा है इसे, आपका रोल कहाँ है? आपको लीड करना था इस वे को। चलो बेटी में अगर आपने कह भी दिया, बेटी का तो समझ में आता है, चलो बाप, बेटे का तो आपका रोल था ना। और दूसरी चीज़ ये कि इससे ना बहुत दफ़ा लोग जब घर से ही लीडरशिप नहीं सीखते तो वो वर्क प्लेस पे जाके भी सीपन होती चीज़ें, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी मसले होते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के भी मसले शुरू होते हैं, खींचातानी भी शुरू हो जाती है। तो ये भी आपने देखा होगा। कमिंग बैक टू द कॉर्पोरेट साइड, पॉलिटिक्स वाली जो चीज़ है ना, मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ना लोग अपनी जॉब, हम इसमें 2 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो अपनी जॉब से नफ़रत करना, क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत है, सही है। एक तो अपने रोल की क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को सिक्योर करना नहीं जानते, अपना काम ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक आप ठीक हैं तो कोई खामखा आपकी टांग नहीं खींचेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं हूँ, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि हाउ कैन यू बी द पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स अफेक्टिवली। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स किस तरह आप देखते हो, किस तरह इसको नेविगेट करना चाहिए? ख़त्म तो कहीं नहीं हो सकती है ये, ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। देखें अगेन इसमें ना अगर आप एक एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या घर हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। वो हार्वर्ड का एक बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च आर्टिकल है, वो कहता है कि वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इट अप्लाइज टू एवरी कहते हैं ना स्ट्रेसर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। वो कहता है 4 A's है। नंबर 1 अवॉइड। भाई आप सबसे पहले ये देखें कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। चूज योर बैटल्स वाइजली। आप बिला फजूल में क्यों हर छोटी छोटी बात में एंगेज होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनको आप ऑल्टर कर सकते हैं, यानी इंसान को तंग किए बगैर या किसी और को तंग किए बगैर आपने पूरा सिस्टम ही ऑल्टरनेट कर दिया ना, सिस्टम चीज़ आसान हो गई।
नंबर थर्ड इज अडेप्ट, कि कहीं पर ऐसा होगा कि आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, आप ऑल्टर भी नहीं कर सकते, आप अवॉइड भी नहीं कर सकते उस शख्स को या उस सिचुएशन को, तो आप अडेप्ट करना सीखते हैं, उनके साथ चलना सीखते हैं। लास्ट इज अगर हो जाए कहीं पे तो आप उसे एक्सेप्ट करें और थोड़ा आगे बढ़ें। अच्छा, उसमें मसला क्या है, क्योंकि जो आपने कहा कि पहले इसको कवर करते हैं, असल में वो पहले वाली चीज का ही मसला है कि जब तक आप अपनी जॉब में पैशनेट नहीं है या आप तो आप इन चीजों में लग जाएंगे, नहीं है, तो आप इन चीजों का शिकार हो जाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल सिंपल है कि अभी हमें अगर $1 मिलियन डील हो और एयरपोर्ट पे हमें फ्लाइट कैच करनी हो, हमें लेट से दुबई पहुंचना है और $1 मिलियन डील है, आप बाहर निकलें और कोई और आके आपकी गाड़ी को मारे, आपको हल्की फुल्की चोट भी लगे, लेकिन आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, तो आप लड़ेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, भागते हुए जाएंगे, क्योंकि यार डील कैच करो, मैं क्या। लेकिन अगर संडे का दिन हो, सही ना, आप हलवा पूरी लेने निकले हो, आप भी फायदा टाइम हो, तो फिर आप लड़ेंगे। तो लोगों की जिंदगी में चूंकि वो पर्पस नहीं होता ना, वो कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस वाला, जो चूंकि वो उसको ओन ही नहीं कर रहे, तो वो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। वरना कोई भी बड़ा काम हो जिंदगी में तो स्ट्रेसर तो आएगा, चाहे वो फैमिली से आए, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स का है, चाहे वो एक्सटर्नल है। जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इतने लंबे अरसे तक एटॉमिक पावर का काम करते हुए क्या स्ट्रेसर नहीं आए होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत कुछ आया होगा। डॉक्टर बारी खान साहब को इंडस हॉस्पिटल बनाते वक्त, ये सब लोगों को ही दे ऑल हैव फेस्ड दिस, लेकिन चूंकि मकसद बहुत बड़ा था तो वो झेल गए और उन्होंने कभी उसकी शिकायत भी नहीं की, कभी किसी को बताया नहीं। अगेन कमिंग बैक टू दैट फर्स्ट पॉइंट, कुर्बानी कितनी रिक्वायर्ड, यानी आपको ये देखना होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के लिए, देखें हर चीज़ के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको अभी हम ये प्लान करते हैं कि हमने मैरियट में डिनर करना है, तो उसकी एक कॉस्ट है, और यहाँ से मैरियट तक जाने का टाइम है और 1 घंटा डिनर का टाइम है, तो क्या मेरे पास वो अमाउंट है फाइनेंशियली, क्या मेरे पास उतना टाइम है? तो ये तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, देन आई विल डिसाइड कि मैं जंप इन करूं या नहीं उस काम के लिए। तो लोग उमूमन क्या करते हैं कि वो ये कैलकुलेट ही नहीं करते और वो फंस जाते हैं। तो आपने अगर पहले से कैलकुलेट कर लिया कि इतनी रिक्वायरमेंट होगी, मेहनत इतनी करनी होगी, तो आप और इतना झेलना भी होगा, इतनी क्या नाम है चीज़ें भी आएंगी, तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तो मैनेज कर लेंगे। एक तो ये तो हो गया वन साइड जो हमारे बस में। फिर एक हदीस को मुझे ना एक उस्ताद ने बहुत तफसील से समझाई, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि हदीस है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। इसमें ये नहीं है कि मेरे घर वाले मुझसे खुश हैं। तो बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ कर लें, सामने वाला खुशी नहीं होता। सही बात है, तो आपके बस में नहीं। आपके बस में क्या है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया आपने उसको उसके मुताबिक रहते हुए उससे ज्यादा ही करने की कोशिश कर ली बस। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर आप ये पहले वाली चीजों को कवर कर लेंगे तो वो जो लोग हैं ना, वो 5 to 10% ही होंगे जो किसी हाल में भी खुश नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो उमूमन हो रही है वो हमारे माशरे का मसला है कि बचपन से स्कूलिंग, फैमिली, हर जगह पे भाई हम सब ने अपनी फैमिलीज में ये सुना होगा कि कोई एक हमारे रिश्तेदार हैं जो जादू करवाते हैं, सही ना, और हम पे उनकी हसद वाली नजर भी है और उन्होंने कुछ करवाया भी। अब चूंकि हमारी फैमिलीज में हम ये लेके पैदा हुए हैं, अल्लाह हमें माफ करे, तो वो कॉर्पोरेट में जाके भी अब एक बंदा नहीं कर रहा हमारे बारे में कुछ, उसको यानी उसे पता भी नहीं है कि हम हैं या नहीं इस दुनिया में, सही ना, लेकिन हमें लगता है कि यार शायद वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम है। पहले जब इंसान इसको समझ लेगा तो बहुत से लोग, और जो बिल्कुल ही फ्रंट पे आकर अब आपसे कहते हैं ना आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का या उसका हिस्सा बना रहे, तो आप बहुत पोलाइटली विड्रॉ करते हैं ना। विड्रॉ करना तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है ना। तो मुझे ऐसा महसूस होता है फाद भाई कि जो लोग अगर कर भी रहे ना, तो उनको भी कभी किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अगर उनको भी कोई लेके बैठता, उनकी पूरी दिल के हाल सुनता, सारी बातें होती, तो वो बताते कि भाई वो इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं। सही बात है। अच्छा, मुझे जो मसला फेस आता है अक्सर, वो ऑफिस पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो मसला फेस आता है ना कॉर्पोरेट्स में या लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली मैं मल्टीनेशनल्स के साथ तो इतना काम किया नहीं मैंने, वो मसला ये होता है कि वो कहते हैं चेंज इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हम आते हैं ना, वो कहते हैं ये कोई नया एक्सपेरिमेंट होने लगा, होगा कुछ नहीं। अच्छा, ये बड़ा मसला है। अच्छा, वो क्यों ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा? क्योंकि वो कहते हैं भाई आप तो अभी आए ना, हम बैठे हैं 20 साल से, हमें पता है
मिजाज नहीं है सेठ साहब का, ये चीज़ यूँ नहीं, यूँ होगी, यूँ नहीं। अब जब आप उनको पूरा बैठ के सुनेंगे तो आपको नज़र आएगा ठीक है, 50% अगर उनकी बातें ठीक हैं तो 50% उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, 50% इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत शायद ओनर को या पॉलिसी लेवल पे। तो वो प्रोसेस की वजह से काम आसान हो जाता है कि जब सीईओ भी आपके साथ कोचिंग में और एम्प्लॉयज़ के साथ भी आपको इनसाइड आ रही है, तो आप उस एम्प्लॉयज़ की इनसाइड लेके आप प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये मुझे लगता है आप इसको एक दफ़ा डबल चेक कर लें, क्योंकि आपके अपने लोगों की ये राय है इदारे के बारे में। तो कहीं ओनर कहते हैं ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं यहाँ पे हम इनको अपलिफ्ट करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतरी आ जाती है। लेकिन इट यानी ये कहते हैं बहुत लंबा मेहनत तलब काम है। ये तो है। अच्छा, उनके बारे में क्या ख्याल है जो बेसिकली सिर्फ रोते हैं कि यार, अच्छा 2 तरह के लोग देखे गए हैं कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं बोलते हैं यार लास्ट टाइम तो मैं ये किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, उनके वो बातें ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे परफॉर्मेंस कोई नहीं हो रही थी ख़ास, तो वो मेरा ख्याल से कहीं डिसोरिएंटेड होते हैं। दूसरे लोग ये कि बोलते हैं कि यार जहन में सवाल आ रहा था, यहाँ कट लगा देना, बड़ा अच्छा सवाल था यार। हाँ, दूसरे लोग होते हैं कि अपने पुराने पास्ट के एक्सपीरियंस, या आपके बुक में भी आपके मेंशन किया कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस को मलामत करके आप अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते या प्रेजेंट में सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, क्योंकि आप आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं तो आप ऐसे हैं, कामयाब भी हैं तो उन्हीं की वजह से। तो इसके बारे में क्या आपकी राय है? आपका सवाल था जो खास तौर पे कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को मलामत ज़्यादा करते हैं, तो हमें लगता है कि यार अगर हम इसी अकल के साथ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप इसी अकल के साथ पीछे चले जाएं तो सब ठीक करके आ जाएं, क्योंकि इतनी अकल आई ही इसीलिए कि वो एक्सपीरियंस से गुजरे हैं आप। तो बहुत दफ़ा लोग लानत मलामत कर रहे होते हैं अपने पास्ट को लेके, चीज़ों को लेके, वो आइडेंटिटी वहीं उनकी जुड़ी रहती है कि यार अगर ये हो जाता तो हम काश ऐसे होते। तो ऐसे लोगों के बारे में किस तरह आप उनको कोच करते हैं? उसमें देखें सिंपल सी एक चीज़ है कि ना हर दिन एक नया दिन है। यानी जो पास्ट में हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो अगर अगेन आप उसको कनेक्ट करते हैं इस्लामिकली, तो किसी के इंतकाल पे कितने दिन रोने की इजाज़त है? 3 दिन, बिल्कुल ना। और बेगम के अलावा, बेगम के भी दूसरे रीज़न है, वो उस गम का सिर्फ रीज़न नहीं है। इसी तरीके से ईद की खुशी भी देखें तो छोटी ईद तो है 1 ही दिन की और बकरा ईद 3 दिन की। 3 days आर इनफ, सही ना, कि वो सही है, इंसान का एक इमोशनल ट्रॉमा सब कुछ वो होता है। अब लोग क्या करते हैं, वो पास्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अच्छी वाले भी उसी में जी रहे होते हैं कि हमने 80s में कुछ ज़बरदस्त किया था, तो आज 30-40 साल बाद भी वही चलेगा, और बुरे वाले भी चल रहे होते हैं। तो उमैर जालिया वाला जो हमारे ट्रेनर है, वो बड़ी ज़बरदस्त, मैंने उनसे एक बात सीखी थी। वो कहते हैं यार चेंज इज़ लाइक अ ट्रेन। अब या तो ट्रेन में बैठ जाए या प्लेटफॉर्म पे बैठे रहें और मान ले कि आप पीछे रह गए। ट्रेन को रोकने की जरूरत नहीं है, आप जाके सामने खड़े हो जाए, मैं ट्रेन रोक लूंगा तो ट्रेन आपको चल देगी भाई। तो ये जो लोग हैं ना, ये इन लोगों का मसला ये है। अच्छा, बड़ी जगहों पे ये नहीं होता। तो जैसे कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो उनके एचआर मैनेजर से मैंने पूछा कि यार आप एचआर में सीनियर पोजीशन पे, नॉट द फाइनल एचआर मैनेजर, तो पूछा तो कहने लगे यार मैं तो 4 साल पहले इधर आया हूँ एचआर में ना, पहले तो मैं इंजीनियरिंग साइड था। तो वो तो रोटेशन कर रहे हैं ना, वो शख्स ही मस्ट बी एट 46, तो 42 इयर्स की उम्र में उसे बिल्कुल एक नया रोल मिल गया। और ये दुनिया भर में रोटेशंस होती हैं, बिल्कुल ऐसे है। अब या तो अपने पास से चिमटा रहे, सही ना, या फिर वो उस रोल में परफॉर्म करे। अच्छा, बड़ी कॉर्पोरेट्स ने तो ये बनाया हुआ सिस्टम, हमारे यहाँ लोकली लोग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पहले तो उनको ये समझना होगा कि चलें, मसला 2 है। देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन को तो बुरा बोल सकते हैं, लेकिन जब एक पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी ना, आप उसे बुरा नहीं बोल सकते। सही बात। अभी देखें ना, अभी एसी चल रहा है, अभी कोई वो बादशाहों की तरह ना कोई आपको खड़े हुए पंखा दे रहा है, ना मुझे पंखा दे रहा है। और अगर हम ऐसा करेंगे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो लोग हमें बोलेंगे लेकिन हम 4 लोगों को नौकरी दे रहे होंगे ना, 2 आपको पंखा दे रहे होंगे, तो मुझे सही बात। या हम प्रिंटिंग प्रेस को खत्म कर देते हैं, हम बोलते हैं भाई नक्काल ले आते हैं दोबारा से, तो 1000 कॉपीज एक बुक की बनानी है तो 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नहीं होगा ना। तो एआई और ये सब चीज़ों की, ये जो चेंज है, उस चेंज की वजह से बहुत तेजी से और चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब आप बोलें कि नहीं, कंपनी ने बुरा किया, भाई कंपनी एक हद तक आपको कर लेगी, फिर तो आप फंसेंगे ना। तो एक स्किल जो इस वक्त हम सबको चाहिए, दैट इज लर्नेबिलिटी। ये कुछ नया तो हमको मुस्तकिल
सीखते रहना। ठीक है, पुरानी चीज़ें जो अच्छी हैं, जो परफॉर्म कर रही हैं, हम उनको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी तो वही रहेगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं हमने उन चीज़ों को तो बहुत तेज़ी से अपग्रेड करना है। आप अगर नहीं करेंगे तो एवरी इंडस्ट्री इज़ एट फॉल अगर वो नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही। तो ये चीज़ उन लोगों को समझाना है मेन, कि अगर नहीं समझाएंगे तो क्या होगा कि वो परेशान। और समझाना कैसे होगा, वापस ले जाके उनको रिलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ के साथ अभी मेरा जो लास्ट मंथ सेशन था, तो मैंने उनको कहा यार आंखें बंद करो, तुम लोगों की उम्र कोई 30 साल है, समझो 20 साल गुजर गए यही मसलों में पड़े हो। पेट्रोल महंगा हो गया, ना वालदेन के लिए कुछ कर सके, वालदेन इस दुनिया से चले गए, बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, शादियां नहीं हो रही, वही सारे मसाइल। और दोबारा आंखें बंद करो और ये सोचो हमने नई नई चीज़ें सीखी, हम आगे बढ़े और हमने वालदेन के लिए बहुत अच्छा कर लिया, घर वालों के लिए भी अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब सोच लो 20 साल बहुत हैं, चाहे तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड को ना सपोर्ट करने के लिए 5-10 हज़ार ज़्यादा दे देंगे, लेकिन आप सिक्योरिटी गार्ड को अगर एक एवरेज सैलरी लेट्स से 80,000 है, जो कि नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त, आप उसे 5 लाख रुपए नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है वो जॉब 5 लाख डिजर्व ही नहीं करती। तो लोगों को ये बात समझनी होगी, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ लेबर के लिए था, अब ये मसला ये आ गया कि अब ये मेरे और आप हम सबके लिए। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। कल कोई नया एआई का टूल आता है और वो हमारी चीज खत्म हो जाती है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब हम सबको अब इस तरफ जो है ना वो सोचना पड़ेगा। और इसको जब हम रिलेट करेंगे अपने पर्सनल पेन से, कि अगर हमने नहीं किया तो ये पेन के लिए फिर हमको तैयार रहना है, कि फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एवरीथिंग, तो लोग उसको सोचेंगे, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जो मेरे दिल से बड़े करीब है और मैं अक्सर बात भी करता हूँ उस पर, वो है रिलेशनशिप्स। क्योंकि रिलेशनशिप तो मैं कहता हूँ कि यार पैसे से भी आपका रिलेशनशिप है, आपकी अपनी बॉडी से, अपने माइंड से भी रिलेशनशिप है। तो इंसानों के साथ रिलेशनशिप फिर भी सेकेंडरी होता है, पहले तो अपनी चीज़ों के साथ रिलेशनशिप है ना। तो रिलेशनशिप इन अ सेंस कम्स फर्स्ट, कि आप उस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हो, फिर आप एक्ट भी वैसे ही करते हो। तो एक आपकी स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ मसला सारा ये है कि मैं खुल के बात इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग ना इस पे कॉन्शियस नहीं है चीज़ों पे। लोग काफ़ी अनकॉन्शियसली मिथ्स को फॉलो कर रहे हैं, लोग ट्रेडिशन और कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि आप जैसे लोग जो बेसिकली रिलीजियसली इंक्लाइंड भी हैं, जब वो समझाते हैं, बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे ऐसे लोग मिले जो इस तरह बात करते हैं, मेरा भी जहन खुलता है कि यार इस एंगल से तुमने देखा ही नहीं है, जिसमें इस्लाम को प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट किया जाता है, सिलेक्टिव इस्लाम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। तो आपने अपनी लर्निंग्स में कोई ऐसी चीज़ देखी है कि CEOs, CMOs या कोई ऐसे लोग हों जो अपने रिलेशनशिप में फंसे हुए हों, जहाँ पे कोई मिथ आपने ब्रेक किया हो, जहाँ पे उनकी लाइफ बेहतर हुई हो? माशाल्लाह आप माशाल्लाह अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने भी अपनी फैमिली को ग्रो किया है। मैं देखता हूँ हाउ यू ग्रो योर किड्स, हाउ यू सपोर्ट योर वाइफ। तो इस लर्निंग को कैसे आप देखते हैं, या फिर आपने किसी की हेल्प की उस पर? देखें, रॉबिन शर्मा ना बड़ी ज़बरदस्त एक बात कहता था कि जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज को एज अ CEO मैनेज कर रहे होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को एज अ CEO नहीं देखते, तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। तो उमूमन ये मसाइल तो आते ही है ना, कि कहीं ना कहीं कोई लाइफ का एरिया डिस्टर्ब होता है। जैसे मैंने वो गोल सेटिंग वाली चीज़ बताई ना, उस फ्रेमवर्क से फ़ायदा ये होता है कि वो स्कूटनी कर देता, एकदम से निकल कर आ जाता है, यार यहाँ तो मैं फंस रहा हूँ, तो उसको पता ही नहीं होता, कौन उसमें होता ही नहीं, कभी उसने सोचा ही नहीं होता। यानी मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं पहले कहता हूँ आप गोल्स लिखें, 5 मिनट दे के गोल्स लिखवा दिए, फिर मैं अनकवर करता हूँ ये सारे रोल्स, फिर मैं सवाल रखता हूँ और कहता हूँ कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 5 मिनट में इन तमाम रोल्स को टच किया अपने गोल्स में, और नहीं करता कोई। वालिद को भूल जाते हैं, बेगम को भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं, प्रायोरिटी सेट होती है इस तरह से। किसी को, यानी मेनली क्या होता है, हेल्थ होता है, फाइनेंसेस होते हैं, 2-4 गोल्स ही लिखे हुए होते हैं लोगों के, कहीं ना कहीं कुछ मिस होता है। अच्छा, फिर लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में तो मसला नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार ये भी तो मसला है ना, तुम अपने अब्बू का टाइम नहीं दे रहे, तुम ये सब चीज़ें। तो एक तो पहले तो ये वाली चीज़ है। अब मैं इसका पहले प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर केस स्टडीज तो आती रहेंगी। तो उसमें होता है ये फहद भाई कि जो रिलेशनशिप है ना, जैसे आपने कहा कि इंसान खुद क्या सोच रहा है उस चीज़ के बारे में, ये बहुत मैटर करता है। और जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप दूसरों के साथ तो सेकेंडरी है, पहले अपने साथ और चीज़ों के साथ। जैसा कि मिसाल के तौर पे रिलेशनशिप विद मनी, ठीक है ना। तो एक एक्सरसाइज मैंने सीखी थी, मुझे उससे बड़ा फ़ायदा होता है, मैं आपके साथ करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ बहुत पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन आप दूसरों के साथ करेंगे या लोग खुद कर रहे होंगे
उन्हें अंदाजा होगा कि वो पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इट्स अ रैपिड फायर, मैं आपसे जो सवाल करूंगा आपने फौरन आंसर करना। मतलब आप चॉइस देंगे या नहीं, नो चॉइस, अच्छा, रैपिड फायर। मनी इज, हैप्पीनेस, मनी इज, फ्रीडम, मनी इज, पावर, मनी इज, ऑप्शंस, मनी इज, क्रिएटिविटी, मनी इज, मेंटल पीस, मनी इज। अब खत्म हो गया। अब खत्म हो, आपके शुगर है नेगेटिव नहीं आए, हम्म, वरना उमूमन आप लोगों से करेंगे ना मनी इज डिफिकल्ट, अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट, सही ना। अच्छा, लोगों के जहनों में होता है क्या, एक बहुत बड़ी मिथ क्या होती है कि हम जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। हाँ, तो वो कभी सेठ तो नहीं बन सकते, क्योंकि कोई बिल्कुल। सेठ अपने नंबर ऑफ आवर्स की बुनियाद पे हाँ, पैसे नहीं कमाता। बिल्कुल ऐसे ही, वो लेवरेज की बुनियाद पे बना है। क्योंकि अब दैट इज हाउ यू हैव रिलेशनशिप विद द मनी, दैट इज व्हाट मैटर्स। और ये भी हमारे एशियंस, खुसूसन पाकिस्तानियों का मसला है। ये मैंने कोर्स इंटरनेशनल किया था, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि इंडियंस का मसला इतना नहीं है, पाकिस्तानियों का मसला है कि सारी जिंदगी भागना भी है पैसों के पीछे, और टांगे भी बुरा खींचते रहते हैं एक दूसरे टांगे भी की। खींच, और पैसों को बुरा भी समझते हैं। हाँ, यानी आपको पता है हमारे यहाँ हर लैंग्वेज में ना अमीर लोगों के लिए बुरी बात है। जैसे उर्दू में ना कि वो हराम का पैसा, पश्तो में पता है क्या कहावत है, द पाउडर वो पैसा था, पाउडर ये मीन्स चीज। चर्स, सही ना। यानी ये पैसा जो है चर्च से कमाया गया। यानी यू हैव इन योर ट्रेडिशन ना कि कोई अमीर हो कैसे गया ये, बिकॉज योर रिलेशनशिप विद मनी इज बैड। सिमिलरली योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी, योर रिलेशन, तो आपको वो आइडेंटिटी को चेंज करना बहुत जरूरी। अगेन मैं कहूंगा कि आप वेस्टर्न लिटरेचर भी पढ़ें, आप इस्लाम की भी जाके बेस ढूंढेंगे ना, यू विल फाइंड के इस्लाम ने तो ऐसा नहीं कहा। ये तो हमारी मिथ है जो हम बिला फजूल में उस मिथ को जो है ना वो लेकर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरीके से रिलेशनशिप्स की जैसे आपने बात की, एक किताब, ये पक्की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक वाइफ के साथ दौड़ लगाई थी ना 2 दफ़ा। जब वो यंग एज थी तो वो जीत गई, और जब थोड़ी अरसे बाद जब लगाई, जब थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। अब आज के दौर में आप सोचें ना कि आप यू आर रनिंग विद योर वाइफ, है ना, लोग क्या क्या सोचेंगे। तो आपको बैक पे जाकर वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो एक किताब है अहद रिसालत के तफरीही मशागिल, 100 पेजेस अराउंड ना। तो उसमें है कि फन एलिमेंट्स क्या आते हैं उस वक्त ज़िंदगी में। तो उन्होंने घोड़सवारी भी की है, स्विमिंग भी की है, बहुत सारी चीज़ें साथ में। हाँ, नहीं साथ में नहीं, ये तो वो है यानी ये तो जनरल थी। अच्छा, ओके, वो तो दौड़ वाला वाक़या है वो साथ में। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो अगर लोग जाके वही करेक्ट कर लें कि लाइफ को फुलफिलिंग बनाने के लिए, फुलफिलिंग बनाने के लिए क्या कुछ है। अच्छा, अब चूंकि अगेन हम अपनी मिथ्स में चल रहे हैं और हमारे यहाँ उसको जबरदस्ती दीन बनाकर पेश किया जा रहा है, दैट इज व्हाट द इशू इज। तो आपको ये चीज समझनी है। फिर आपको एक चीज समझनी है कि हर रिलेशनशिप में 3 पार्टीज हैं, 2 नहीं है। फहाद भाई और उमैर के दरमियान तीसरे अल्लाह है। तो एक है फहाद भाई की एक्सपेक्टेशन, एक है उमैर की एक्सपेक्टेशन, और एक है अल्लाह ने क्या एक्सपेक्ट किया या क्या हमें उसके क्या प्लान और आपके क्या प्लान है। बिल्कुल। तो आप अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को अलाइन कर दें, तो आपका बहुत सारा मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने बहुत ज्यादा रूम दिया है ऑलरेडी। सही ना, ऐसा नहीं है कि बहुत चीजों को जो है ना बहुत मुश्किल रखा हो, बहुत 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 ज्यादा रूम है। तो लोग इधर मिस कर रहे होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है चीजों की, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है ना वो अपने जहन से चल रहे हैं, या माशरे में जो चीज चल रही है आप उसको लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो ये तो मैंने कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें बता दी। अब आते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हमारे पास कि भाई वहाँ पे जो है ना वो आप अपनी कंपनी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप अपनी बेगम के साथ है ही नहीं। सही ना, या आपका बच्चों के साथ बिल्कुल ही अलग है, बच्चे अलग डगर पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। सही ना, और बच्चों की यानी बिल्कुल अलग स्टोरी, आपकी बिल्कुल अलग स्टोरी। अगर मैं बहुत डिटेल आपको बताऊं तो एक साहब थे, ही वॉज अ ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तहज्जुद गुजार, और बहुत बहुत इम्पैक्टफुल काम कर रहे थे। सही ना, और उनकी अपनी बच्ची बहुत एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, 6ठी 7वीं क्लास की बच्ची, एंड शी गॉट इनटू पोर्नोग्राफी एडिक्शन। तो वो इस क्लास से हो गया। अच्छा, वो तो सर पकड़ के बैठ गया, मैं तो क्या करूं।
तो मैंने उनको कहा यार आप रिलेशनशिप बनाएं, अब अगर आप दूर दूर रहेंगे तो फिर और डैमेज होगा ना, यानी आपके बच्चे बिल्कुल। को तो सबसे अच्छा दोस्त आपको बनना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोग मिस कर जाते हैं, और उनको लगता है यार हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई आप सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी आपने अल्लाह ने आपके जिम्मे रखी थी, आप उसको कैसे मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल आता है ना, वो ये है कि आपका जो मकसद है अपने बिजनेस को लेकर या अपने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है जो भी, उसको लेकर आप अपनी फैमिली को उसमें अलाइन कितना कर पा रहे हैं। सहाबा जो थे ना, उनकी फैमिली अलाइन थी। हमारे यहाँ इशू क्या है कि फैमिली अलाइन नहीं है, काम अलग चल रहा काम है। अलग चल। भाई आप खुद बहुत रिलीजियस हैं और आप बच्चों को बहुत ही मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि वो आपके विजन में आए। आप खुद फड्डा क्रिएट कर रहे हो घर में, या तो आप उस तरफ हो जाओ हम्म, या उसको इस तरफ करो। सही बात है। लेकिन चूंकि आपको लगता है कि कोई और उतनी अच्छी एजुकेशन देगा नहीं, लिहाजा बच्चे ने जाना भी वहां, तो माहौल का असर तो हमेशा माहौल का रहता असर है। तो आएगा। तो अब ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स को कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही दो कश्ती में सवार हैं लोग, दो कश्तियों में सवार हैं, और यानी बहुत डैमेजिंग है ये जो सिचुएशन है ना, क्योंकि आप बिल्कुल अलग जा रहे हैं, बच्चा बिल्कुल अलग जा रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी क्या है और इस तरफ क्या है। अब ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी को फ्रेगमेंट कर रहे हैं, जबकि इस वक्त जिंदगी को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इस दौर में अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं की, बिल्कुल ऐसे ही तो आप गए। लोग बात नहीं कर रहे, पेरेंट्स आपस में बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। वो मदर टेरेसा का बड़ा अच्छा वो है ना कोट कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड गो होम एंड लव योर फैमिली। बाहर चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपनी फैमिली से स्टार्ट करो, वो चेंज स्टार्ट ही वहाँ से होगा। यहाँ पे घर को छोड़ के दुनिया चेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन घर में क्या फसादात हो रहे हैं ये नहीं पता। आपका बेटा आपसे अलाइन नहीं है, बेटी आपसे बात नहीं करती है, बेटी माँ के रिलेशनशिप सही नहीं है, आपकी बेगम से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप अपनी माँ से तमीज़ से बात नहीं कर रहा है, और बाहर आपका सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आपकी रूट्स हैं वही ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपने उसमें इंटीग्रेट कर दिया ना, यानी आप बच्चों को साथ इंगेज किया, अब कभी यानी अगर ऑफिस में मौका है तो कभी ऑफिस में ले आए, या अपने काम को बच्चों के साथ डिस्कस किया, तो दे फील अलाइन। वंस दे फील अलाइन, तो वो आपको मशवरे भी देंगे, आपके साथ भी चीज़ें कनेक्ट कर रहे होंगे। तो आपकी जो आपके इंटरेस्ट हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, आपको घूमने का शौक है, तो बच्चों को भी आप उसमें इंटीग्रेट करें ना। जो मैं माशाल्लाह आपका देख रहा होता हूँ, आप कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। हाँ, उसका मुझे तो बहुत फायदा हुआ। यानी अभी जो ये बुक के हवाले से जो मेरा लाहौर और इस्लामाबाद का टूर था, तो मैंने अपने पिछले 15-20 सालों में जितने मेंटोर्स और रिलेशनशिप्स बनाए थे, तो वो सारे ही एक्सपोजर मेरे बेटे को हो गया। कासिम अली शाह साहब क्या, और जहाँ मैं जाता रहा वो साथ। और मैंने ये हमारे यासिर भाई जो हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, और फिर मैंने भी काफ़ी रिलेट किया था कि हमारे यहाँ मसले सारे रिलेशनशिप के हैं ही इसलिए कि हमारे इंटरेस्ट फ्रेगमेंटेड हैं, हम कॉमन इंटरेस्ट पर बात नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फिटनेस की एग्जांपल दी थी कि भाई बेगम को अगर फिटनेस हो रही है तो हमारे पास अब एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बात करने का, न्यूट्रिशन है, उसको पता है कार्ब्स प्रोटीन फैट्स कैसे होते हैं, किस तरह खाया जाना है। और काफ़ी अर्से से बच्चे देख रहे हैं कि भाई जैसे मेरे घर में सप्लीमेंट का डब्बा आया तो मुझे अच्छी तरह आया था, कोहराम मच गया था कि यार वे प्रोटीन आ गया भाई, चरस आ गई घर में। अब मेरे बच्चे बचपन से देख रहे हैं कि भाई है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये सप्लीमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे पहले काम करता था, मेरे अक्सर बताया एक जगह मैंने बताया कि मेरा बेटा कुछ अर्से पहले जब मैंने नौकरी छोड़ के अपना काम स्टार्ट किया था, तो मेरा बेटा अपनी कज़न से बात कर रहा था, छोटे थे मेरा ख्याल से 7-8 साल के होंगे, 6-7 साल के होंगे। तो उसने वहाँ से बोला कि यार मेरे बेटे ने बोला यार तुम लोग घर आओ ना, रुकने आओ, मज़े करेंगे, लूडो वूडो खेलेंगे और गेम्स खेलेंगे। तो उसने कहा यार पापा के जो बॉस है ना, वो पापा को छोड़ते नहीं हैं, और वो बड़े खबीस किस्म के आदमी हैं, और पता है 2-3 गालियाँ दी अपनी लैंग्वेज में उसने। तो मेरी बेगम मेरे बेटे को सुन रही थी, मेरा बेटा उससे कहता है कि अरे अपने अब्बा से बोलो छोड़ें नौकरी वोकरी, अपना काम करें, ये बॉस वॉस होते ही ऐसे हैं। क्योंकि उसने मेरी कॉन्वर्सेशन चेंज होते हुए देखी थी। पहले मैं आता था सारी बॉस की खुराफात और सब कुछ, जाहिर है आपकी दोस्ती होती बेगम से, आप सब बताते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ये हुआ तो उसको नाम भी याद हो गए थे कि भाई जावेद कौन है, फैसल कौन है, ये कौन है, वो कौन है। और मेरे बेटे को भी फिर आहिस्ता पिछले 5-6 साल से कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई। अब वो फ्रस्ट्रेटिंग कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं, अब डेवलपमेंट की होती हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वो देख रहा है कि मैंने इसके साथ काम किया, ये रिलेशनशिप किया, ये किया, किस तरह नेविगेट करना शुरू किया। तो अब उसको वो भी चीज़ याद है, ये भी चीज़ याद है, लेकिन रियल टाइम पे आप लोग देख रहे हो। इनफैक्ट एलेक्स हॉर्मोजी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जब आप कोई काम करते हैं ना ज़िंदगी में, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं हमें नहीं पता क्या बिजनेस करें, तो बोला 3 चीज़ें हैं।
एक तो ये कि आपके घर में जब आप पैदा हुए थे कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो किसी काम के अराउंड होंगी। जैसे आपके घर में फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ अक्सर कि हमारे जो ससुर जी हैं उनका काम हेलमेट का है, ठीक है, वो हेलमेट मैन्युफैक्चर है। मेरी बेगम को तकरीबन 50% मैन्युफैक्चरिंग का पता है कि किस तरह बनते हैं, कारखानों में देखा लोगों ने। तो अगर वो बड़ी होगी, कुछ पढ़ेगी, उसको कोई काम करना आएगा, तो जाहिर है सबसे पहले बच्चा ये सोचेगा कि मेरे घर में क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। दूसरा, मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। तीसरा, मेरी एजुकेशन क्या है। तो अगर वो तीनों अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक या कोई दो ज़रूर हेल्प करेंगे आपके। ये जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, क्योंकि आप ना बच्चों के लिए ज़िंदगी आसान कर, चीज़ें आसान कर देते हैं। आगे जाके आप उनको नौकरी नहीं करवानी है, आगे जाके आपने अगर एंटरप्रेन्योर बनवाना है या सेल्फ सफिशिएंट करना है या इन चीज़ों से दूर रखना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सारे जो, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है हमारे पेरेंट्स ने अपनी चीज़ें हम तक इसलिए नहीं लाए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे कि वो इतने परेशान रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब हम जहाँ भी परेशान हो रहे हैं, जहाँ हम एक्साइटेड भी हैं, सब पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड उनको भी पता चलेगा कि पीछे स्ट्रगल्स किस तरह होती हैं। बिल्कुल। तो वी नीड टू टॉक मोर एंड मोर टू आवर किड्स, सो वी नीड टू टॉक मोर एंड मोर विद आवर किड्स। और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसी में रिलेशनशिप पे, पेरेंटिंग पे ज़्यादा बात करता हूँ। और आपने अभी पॉर्न एडिक्शन की बात की, मैंने इस पर भी बड़ी खुल के बात की है कि लोग बात नहीं करते। आपका बेटा कितना साल का हो गया? 12। मेरा बेटा भी 13 साल का हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो माँ नहीं बता पाएगी, बिल्कुल, जो डैड टू सन टॉक्स ही होती हैं, वो आपको ही करनी है। तो वहाँ भी बड़ा एलिमेंट है। कितने बाप शर्माते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, उनके मुझसे बड़े बेटे हैं, कि यार तू कैसे बात कर लेता है इतनी। तो मैंने कहा इसलिए कर लेता हूँ कि मैं वो दर्द समझता हूँ। मेरे अब्बा ने नहीं की थी मुझसे वो बातें खुल के, और मैं सोचता था यार मेरे साथ कोई बात करे। मेरे अब्बा डायरेक्ट आंखों में घूर के देखते थे, क्या हो रहा है, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो। अब मैं क्या जवाब दूँ इस चीज़ का? आई नीड समबडी टू टॉक टू मी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फादरहुड पे मैं आपको चाहूँगा जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, क्योंकि देखें एट दी एंड फादरहुड से आदमी लीडर बनेगा, आगे जाके वही ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, वही अपनी बीवी को ट्रीट करेगा। तो बाप का रोल बेटे के, और ये सबसे ज़्यादा वो निगलेक्टेड रोल है जो बात नहीं की जाती, जिस पे कि फादर का रोल बेटे की लाइफ में क्या होता है, जिससे बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी रिलेटेड है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक कोट वो है कि फादर इज अ बिगर स्कूल। फादर इज अ बिगर स्कूल। बिगर स्कूल, ओके। यानी अगर वो मुझसे पूछता है वाई आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता, तो मैं फादर इज अ बिगर स्कूल। तो पहली तो ये बात हो सही है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपने इनपुट्स कंट्रोल करने हैं। यानी हमने स्कूल ना भेजा, हमारे स्कूल ना भेजने की वजह ये थी कि हमें पता हो कि इनपुट्स तो हमारे कंट्रोल में ना, कि वो किससे मिल रहा है, क्या चीज़ है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना माहौल से पुश कर देते हैं। यानी एक है कि डंडा लेकर आप खड़े में, आप डिसिप्लिन कर रहे हैं। एक है कि आप जो है ना वो उस माहौल में डाल दें। जब आप उस माहौल में डाल देंगे तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी अगर फर्ज करें कि बच्चा बस में ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान में, कराची टू लाहौर या इस्लामाबाद जा रहा है, तो ही विल लर्न हाउ टू मैनेज इट। कि वो जब रोकेगा उस टाइम रेस्टरूम जाना है, चाहे जाना हो या ना जाना हो, क्योंकि फिर वो आपकी मर्जी पे नहीं रोकेगा। अच्छा, अब ये वो सब चीज़ें हैं जो कि माहौल सिखा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे मेंटोर से मैंने असल में जो मैंने कोट कहा ना, तो मेरे मेंटोर ने जंगों में सर्व किया, सुलेमान अहमद साहब ने ना। तो वो जंगों में रिलीफ वर्क करते थे, तो वहाँ उन्हें एक बच्चा मिला, बहुत यंग था और बहुत मेच्योर था वो बच्चा। तो इन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाते? तो उसने कहा माय फादर सेज द वॉर इज अ बिगर स्कूल। क्योंकि आपको रियल लाइफ चीज़ें सिखा रहे हैं ना वो, क्योंकि वहाँ तो चंद सेकंड का मतलब मौत है अगर आपने, यानी कहते हैं ना कि वो ज़रा सा मिस किया तो आप तो सारी सर्वाइवल स्किल्स आपकी एट स्टेक है। तो अब क्या हुआ कि वो जो ट्रैवलिंग थी, उस ट्रैवलिंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक तो होता है कि वो आप टूर और ट्रैवलिंग में ह्यूज डिफरेंस ना। आप जहाज में ले गए और आप 5 स्टार या 3 स्टार 2 स्टार में रुकवा कर सब कुछ ले आए, तो ठीक है, आपने हाईलाइट दिखानी है। हाँ, लेकिन आपने वो उसको वो वहाँ से मुश्किल जिंदगी दिखाई नहीं ना, जो नेचुरल पेस है। तो वो नेचुरल पेस से क्या होगा, बहुत सी चीज़ें बच्चा खुद ही जो है ना वो सीख रहा होगा। एंड बीइंग फादर, आपको ये समझना है कि जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप डेलीगेशन से काम ले सकते हैं। जैसे बेगम है आपकी फैसिलिटेटर बच्चे की तरबियत में, ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे जो है ना वो आपके बहन भाई हो सकते हैं। तो आप एक पूरा सिस्टम इस तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। तो आप ना वो पूरा सिस्टम ध्यान में रखें, और आप ये सोचें कि बच्चे को लेकर कहाँ जाना है। जहाँ बच्चे को लेकर जाना है, फिर वैसे ही उसको इनपुट देना शुरू कर दें। जो आजकल
वो है ना कि डिस्कवर योर सेल्फ वाली जो चीज़ें देखें, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये जो आजकल मशहूर है ना, कौन सा टेनिस है, पैडल टेनिस, आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में किसी को पैडल टेनिस का शौक नहीं था, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं। एक्सपोजर नहीं था, बिल्कुल। तो बच्चे का शौक वही बनेगा ना जो आप एक्सपोजर देंगे। ऐसे ही। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, एक्सपोजर तो उसको कुछ भी मिल जाए, और फिर हम उससे डिस्कस करेंगे कि वो डिस्कवर करे उसे दुनिया में। भाई आपने जो एक्सपोजर दिए वही उसी से निकल के कुछ बनेगा, बेस तो वही बनेगी ना। तो अब आप उन एक्सपोजर्स को मैनेज करें ना, आप वो अच्छे एक्सपोजर्स देना शुरू करें। जितने अच्छे एक्सपोजर्स होंगे ऑटोमेटिकली बच्चे का उस तरफ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाएगा। और ये न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने एक एग्जांपल देखी होगी, काफ़ी बच्चों की रील्स आती हैं कि ब्रोकली सामने रखी, ग्रीन वेजिटेबल सामने रखी, बच्चा पागल हो गया कि हाँ ये खाना है, फिर आपने उसको चॉकलेट्स दी, कुछ दी, उसने साइड पे कर दी, क्योंकि उसको एक्सपोजर ही नहीं रहा कि ये चीज़ है क्या। और एक दफ़ा वो आइसक्रीम चख ले तो उसको पता चलता है अरे आइसक्रीम में ये चीज़ है, इस पैकेट के अंदर ये होता है। तो वो तो एक खाली स्लेट है, आप जो उसको करवाएंगे करेगा वो। जो आप करवाएंगे, तो एक्सपोजर आपने देना। अच्छा, ये जो लीडरशिप वाली चीज़ है ना, जो हमारे टीचर सुलेमान अहमद साहब, वो अक्सर एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। मुझसे भी अगर कोई पूछता है ना, तो मैं कहता हूँ भाई, लोग कहते हैं अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, तो उसका जवाब है मुश्किल से मिलेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि आप ये करें कि आप जो है ना, जब आपका बच्चा 10-12 साल का हो ना, तो आप पोटेंशियल स्पाउसेस ढूंढ लें उसके लिए, 5-6 अपने सर्कल में ना। अभी कुछ अनाउंस ना करें, कोई रिश्ता लेके ना जाएं, आप उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू करें जितना आप कर सकते हैं। उनको एक्सपोजर दें, उनको डेवलप करें। अब क्या होगा, जब बच्चों की शादी की उम्र होगी तो आपके पास 5 पोटेंशियल उनके लिए रिश्ते हैं। जो सबसे बेस्ट मैच हो, बच्चा भी खुश हो, आपकी फैमिली भी, वहाँ कोशिश कर लें, हो जाएगी। अगर नहीं होती तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर कहीं भी नहीं होती, तो जब आपने 5 लोगों को डेवलप किया हो, तो गैबी निज़ाम ऊपर भी तो चल रहा है ना, इधर से आपके बच्चे के लिए भी कोई अल्लाह ताला अच्छा बच्चा या बच्ची दे देंगे। सिमिलरली आपको टीम डेवलप करनी है, सिमिलरली आपको कुछ भी करना है, तो इट्स अ बिग इकोसिस्टम जो कि एज अ फादर आपको डेवलप करना होता है एज एन स्ट्रेटेजिस्ट। तो यहाँ मैं एक बात कोट करूंगा, एक किताब है क्या नाम है, ई-मिथ, माइकल गर्बर। तो उसने बड़ा सिंपल सा बताया कि बिजनेस में 3 किस्म के लोग होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट जो स्ट्रेटेजी बनाता है, मैनेजर जो मैनेज करता है, और टेक्नीशियन जो काम करता है। तो फादर का जो रोल है ना, वो स्ट्रेटेजिस्ट है। मतलब ये दोनों चीज़ें भी उसको करनी है, टेक्निकल और वॉली भी करनी है, लेकिन मेन जो उसका रोल है वो स्ट्रेटेजिस्ट है। तो उसने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द रिसोर्सेज को पूल करना है और उस बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है कि भाई इन अ लॉन्गर रन ये बच्चा कहाँ पे कैसे पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप टेक्निकल रोल की बात करेंगे ना, जैसे वेस्ट में बहुत ज़्यादा ये होता है कि भाई क्या आज आपने अपने बच्चे को गले लगाया, इसका मतलब आप ट्रैवल नहीं कर रहे अगर आपको रोज़ गले लगाने। लेकिन हमारे अगेन आप हमारे ट्रेडिशन में जाएंगे तो महीनों तक का सफ़र भी है, निकले में तिजारत के लिए डिफरेंट जगहों पर, लेकिन स्ट्रेटजी अलाइंड है कि बच्चे के लिए पूरा सिस्टम डेवलप्ड है। ठीक है ना। तो द थिंग इज कि फादर ने जब वो सोच लिया कि ये स्ट्रेटजी है, ये लैंग्वेजेस मुझे इस बच्चे को एक्सपोजर देना है, इन चीज़ों को एक्सपोजर देना है, तो आप उसे बहुत एडवांटेज कर देंगे बाय द टाइम वो मार्केट में काम करने के लिए आएगा, या बाय द टाइम उसकी शादी का वक्त होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज कम उम्र से आपने वो करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा अभी 12 साल का, जब ये 8-9 साल का था तो मेरे एक दोस्त ने एक्सपो सेंटर में वो लगाया था, बुक फेयर में उसने स्टैम्प की किट्स लगाई थी, तो मैंने इसे भेज दिया उससे अलाइन करके। अब इसने पूरे दिन खड़े होके वो 8-9 साल की उम्र में सेल्स की, और इस वक्त किताब की सेल्स में मैंने उसे लगाया। तो मैंने उसे एक नंबर की लिस्ट दी हुई, मैंने कहा आप इसे सेल करें और रोजाना कॉल करें। अब मैं ये, क्योंकि मेरे अंदर ये मैं कमी देखता हूँ एज अ बिजनेस ओनर या एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरी सेल्स स्किल्स बहुत मंझी हुई नहीं है। तो मैंने कहा यार अगर ये एडवांटेज इसको मिल जाता है कि उसे पता चल जाए ये बॉल गेम कितना बड़ा है, बहुत, यानी अगर 100 लोगों को कॉल करूंगा तो टेढ़े जवाब भी आएंगे सब, और अर्ली एज से उसको एक्सपोजर मिल जाएगा। वो जो एक्सपोजर मिल जाएगा, तो वो जो एडवांटेज होगा ना, वो एडवांटेज आगे चल के बहुत सी चीज़ों में आसानी कर दे। अब ये असबाब के दर्जे में हम कर सकते हैं, सही ना। सेम बच्ची को आपने क्या एक्सपोजर्स देने, तो आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने बच्चों को कहाँ लेकर जाना है। अच्छा, चूंकि हम दोनों के लिए तो एक अल्लाह ने एक एडवांटेज ये रखा कि हम लोग सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, जॉब भी कर रहे हैं, वो भी परेशान ना हो। एटलीस्ट आप विजन बनाएं
और ना एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है टोनी रॉबिन्स का, वो कहता है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं 1 साल और अंडर एस्टिमेट करते हैं 10 साल। यार आप प्लान बनाएं बच्चों की डेवलपमेंट का, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें, आपको 10 साल बाद एक बड़ा चेंज, कंपाउंड इफेक्ट नजर आएगा। और आपने अगर खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी तरफ भी स्विच करना है तो बीज डालना शुरू कर दें। जब आप बीज डालना शुरू करेंगे तो वो कंपाउंड इफेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, और 1 साल में नहीं देगा। हाँ, अनइंटेंशनली अगर आप देखें तो स्टीव जॉब्स का कोट है ना, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स। तो मैं भी अगर पिछले 10 साल और 20 साल देखूं तो वाकई जितना चेंज आया है, तो अ डेकेड कैन चेंज यू सो मच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। अब अगर आप वो प्लान करके कर लेंगे तो आपकी किस्मत अच्छी है। अब आपको ब्लूप्रिंट पता है कि यार अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सेलरेट कैसे कर सकता हूँ। और वही चीज़ जाहिर है, वही चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ। जैसे आप सेल्स के लिए सोच रहे हैं, मैं भी इनके लिए सोच रहा हूँ कि यार अब AI आ रहा है। फॉर एग्जांपल AI में अगर मैं 10 साल पहले काम करना शुरू करता, बच्चों को अभी से आप करा दें। और सेल्स तो इतनी ज़बरदस्त कैपेसिटी है कि ये तो अगर आपने करवा दिया तो आपका बच्चा कुछ भी करे तो उसको ये पता है बेच मैं लूँगा। यही तो चाहिए। मसला सारा ये है कि हम लोगों के पास इतने ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरर हैं, इतने ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे, या उनको सेलिंग स्किल्स नहीं आती हाँ, या उनको वो नो सुनना नहीं आता है, रिजेक्शन नहीं आती है। ये इमोशनल बैरियर्स अगर आपने पहले ही अबूर कर लिए फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। और इसमें मैं जो आप बात कर रहे थे ना, मनी वाली वैल्यू की बात हो रही, इस वक्त मेरे जहन में आया था, ये इसमें मेरे दोबारा आया। ये भी बड़ा करीब है मेरे टॉपिक दिल के, क्योंकि सेल्स में मैं रहा हूँ। और जब भी कभी अक्सर कोई बात हो रही थी, हम कंटेंट में बात कर रहे होते हैं, तो मैंने अभी कल परसों एक कतर से एक क्वेरी थी, तो वो गूगल पे कनेक्ट हुआ। तो उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, सब सुना, ऐसा होता है वैसा होता है, उनकी मैंने सारी सुनी। तो तकरीबन आधा पौन घंटा वो बोले, आधा घंटा मैं बोलाऊँगा। उसके बाद जब वो आए कंक्लूड करने, कह रहे अच्छा देखिए फात भाई, मैं आपको सुनता हूँ, तकरीबन 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है आप काफ़ी मंझे हुए सेल्समैन हैं और आप सेल्स में बात भी करते हैं। तो एक जहन में होता है कि हो सकता है आप मुझे बेचने के लिए इतना काम कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर है कतर में, मैं हायर कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, तो मैंने कहा गो अहेड इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि वो मुझसे बेहतर है। ठीक है, आपसे बात करके मुझे 2 फ़ायदे हुए। एक तो ये कि मेरा वो जो कंटेंट का पूल होता है, जो आपके सवाल थे, मैं हमेशा लोगों से बात इसलिए करता हूँ कि मुझे क्वेश्चंस क्वालिटी के मिल जाते हैं। ठीक है, जब बंदे को पता है ना वो सुन रहा है कोई मुझे, तो मुझे पता है ये इनके प्रॉब्लम नहीं, सबके प्रॉब्लम्स है, तो आई टेक दीज कॉल्स। तो ऐसा कोई मसला नहीं, मैं आपको बेच नहीं रहा। दूसरी चीज़, लोग 1-1 साल बाद, 6-6 महीने बाद भी मेरे पास वापस आए हैं, एंड दे आर मोर लर्न देन एवर बिफोर। वो ज़्यादा अच्छी क्वेरी होती है जब वो क्लोज होती है, बिकॉज नाउ दे आर सोल्ड विद हार्ट एंड सोल। क्योंकि उस वक्त तो वो ये देख रहे हैं ना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आप 6 महीने साल घूम के किसी के पास से आ गए, सेम क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस आपको कहीं नहीं मिली, या सेम तरह से समझाया नहीं किसी ने आपको, वो एयर नहीं दिया, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं होता है कि यार किसी ने मुझे सुना था, किसी ने बात की थी, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये भी सेल्स का एक पार्ट है, ये भी समझाने की जरूरत है। हमारे माशरे में सेल्स को ना बुरा गंदा ऐसी फील्ड समझी जाती है कि जो डेस्परेशन पे बेस करती है। जैसे उन्होंने मुझे कहा ना कि आप बेचेंगे तो जाहिर है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँगा आपसे बात करूँ, क्योंकि हमें हमेशा ये होता है कि हम टांग खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बेचना शुरू कर दे, किसी ने कोई प्रोडक्ट ले आया, आप बुक ले आए, तो ओ जी अपना मंजन ले आए, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई क्रिएटीन ले आया कि ओ इनका क्रिएटीन था, जब ये मंजन बेचते रहते थे, जबकि वो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो हमें एज अ सोसाइटी सेल से जो नफरत है उसको किस तरह ओवरकम करना है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक हालात बदतर ही इसलिए हैं कि एक तो हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसमें देखें, माशरे को तो हम नहीं बदल सकते ना, तो हमें तो अपना माइंडसेट चेंज करना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी मुझे एक सेल्समैन ने सिखाई थी। उन्होंने कहा कि वो जो ना एक बच्चे को फुप्पो की बेटी पसंद थी, तो वालिद साहब ने कहा कि भाई आज जो है ना वो खाना मुझे घर में पसंद नहीं है, तो बराबर में फुप्पो का घर है, उनसे जाके सालन ले आओ। अब वो जाए ना अच्छा, फिर कुछ दिनों बाद वालिद साहब कोई मिठाई वगैरह लाए, तो उन्होंने कहा जाओ फुप्पो के घर दे कर आओ। अब वो उल्टे पाँव भागे। तो द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी इज कि जब आपको पता होता है मैं कुछ देने जा रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। जब आपको पता होता है मैं कुछ बेचने जा रहा हूँ या लेने जा रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो पहला तो इशू ये है, जो सेल्स करने वाला है ना, जब उसने खुद ये सोच लिया कि मैं मंजन बेच रहा हूँ या मैं चूना लगा रहा हूँ, तो वो तो गया, बिल्कुल गया। आप जितने भी अच्छी स्किल्स ले आए, आपका सब कॉन्शियस कम्युनिकेट कर देगा कि आप चूना लगा रहे हैं। आप सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेके बैठे। और ये क्या होता है, ये बातों से हो जाता है, ये नजरों से हो जाता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन से हो जाता है। एक किताब है ब्लिंक,
मैल्कम ग्लैडवेल। तो मैल्कम ग्लैडवेल ने इस पर बहुत रिसर्च की है कि वो पॉलिटिशियन जो बहुत अच्छी स्पीचेस भी कर रहे थे लेकिन लोग वोट नहीं दे रहे थे, जब उनको हाई स्पीड कैमरा से देखा गया तो पता चला दरमियान में वो बहुत बुरे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, है ना। टेक एन एग्जांपल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, तो उनके तो एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, तो उसने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी ना, और अल्लाह ने इंसान को तो बनाया ही ऐसा ना कि वो 2-3 साल तो उसे एक ऐसी मखलूक से कम्युनिकेट करना होता है जो बोलना नहीं जानती, उसका बच्चा। तो वो शख्स जो कि शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसे तो आप बिल्कुल नहीं बेवकूफ़ बना सकते इतने आराम से, क्योंकि वो उसकी सेंसिंग स्किल्स बहुत हाई हैं। तो पहले तो ये हमें समझना है कि भाई हम पक्का कर लें कि भाई हम जो बेचने जा रहे हैं उसमें हमें बिलीव हो 100% कि इट वर्क्स, नंबर 1। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्किटो किलर कंपनी में एक दफ़ा ट्रेनिंग थी, तो मैंने उनको कहा यार आप सेल्स टारगेट मीट करने जा रहे हो वर्सेस आप ये सोचो कि हम लोगों को मलेरिया और डेंगू से वगैरह से बचाएंगे, तो अब आप कुछ देने जा रहे हो वर्सेस ये सोचो कि आप कुछ लेने जा रहे हो। तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट या आइडेंटिटी का चेंज हो कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना, मैं उस बंदे के प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, नंबर 1। अब क्या हो कि आपके पास हमेशा कैटेगरी होनी चाहिए। जो सेल्स जो खराब हुई वो कैसे खराब हुई, क्योंकि लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट होती थी और वो बोलते थे दुनिया में सबसे अच्छी प्रोडक्ट हमारी। तो वो दुकानदार अच्छा होता है जिसके पास, कहते हैं ना, डॉलिंस का फ्रिज भी होता है और कैनवुड का भी होता है, 3-4 ब्रांड्स होते हैं ना, तो आपको पता होता है यार ये किसी एक का डीलर नहीं है, वरना तो वो बोलेगा दुनिया में सबसे अच्छा जो फ्रिज है ना वो डॉलिंस का ही है क्योंकि मैं उसका डीलर हूँ। तो लोग इसलिए जो जॉब रिलेटेड सेल्स वाले लोग हैं ना वो ज्यादा, पर जैसे आपने किया ना, आपने उसे कहा कि ये बेटर ऑप्शन है कि वो बंदा फिजिकली तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो आप यू आर बेसिकली नॉट सेलिंग, यू आर सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। तो जब ये चीज क्लियर होती है और एक बंदा ये सोचता है कि मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। सही बात। और आप कहते हैं ठीक है छोटी सेल जा रही है, जाने तो मैं इसको ओवर पिच नहीं करूंगा, ओवर सेल नहीं करूंगा, मैं इसे एक अच्छे से एंटरटेन करके आई लीव इट, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज तो स्ट्रांग हो जाएगी। अब आता है गेम कि कितना करना है। ये दो चीजें हैं, एक तो आपकी सिम ठीक हो, आपकी आइडेंटिटी ठीक हो, नंबर 2 जो मुझे लगता है पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा इशू है हम सबके साथ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम ना अंडर एस्टिमेट करते हैं एफर्ट को। भाई अगर आपको बेचना है ना तो आप वो 20:1 का फॉर्मूला भूल जाएं आप, कि 20 को कॉल करेंगे तो 1 लेगा। आप बोले यार 200 एलेक्स हॉर्मोजी क्या कह रहा है कि भाई इतना काम करो कि आपका फेल होना इम्पॉसिबल हो जाए। सही तो आप ये सोचें भाई पूरी दुनिया है, तो आप निकालें लीड्स, उनसे बात करें, भाई सेल्स ही ना बने, आप उन्हें कोई फ्री चीज ऑफर करें, मतलब क्रिएट ऑफर्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ना। जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा आप अप्रोच करेंगे, क्योंकि कितनी दफा ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं होता कि आप इस दुनिया में हैं। बिल्कुल सही ना। अच्छा, हम अपनी उस मिथ में चल रहे होते हैं कि भाई हमने तो आज इतने लोगों को टारगेट किया, आज ये किया, आज ये किया। तो ये दो चीजें अगर लोग जहनों में रख लें ना और ये समझें कि भाई इट टेक्स टाइम। मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ इधर, वही मनी से रिलेटेड। कहीं मैंने किताब में पढ़ा था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही थी कि एक होता है डेली वेजर माइंडसेट, गरीब तर इंसान, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी वन डे पे चलती है। सुबह दिहाड़ी लगाई, शाम को छुट्टी, आज अच्छी दिहाड़ी लगी, कल छुट्टी, आज अच्छी दिहाड़ी लगी, घर में ज्यादा कोई अच्छे फ्रूट्स वगैरह ले जाऊंगा बच्चों के लिए, लेकिन उसकी साइकोलॉजी रोजाना अपडेट होती है कि एवरी डे इज अ न्यू डे। फिर आती है मिडिल क्लास, सैलरीड, महीना टू महीना, चाहे 10 लाख रुपए सैलरी हो, 20 लाख सैलरी हो, 28 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपने अपना पूरा कंजम्पशन ओरिएंटेशन वैसे ही सेट हुई है। और ये बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे यहाँ उमूमन अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपके खर्चे तो मंथली है ना, तो आपकी ओरिएंटेशन मंथली सेट है। फिर आता है छोटा बिजनेसमैन, वो पूरा साल प्लान करता है कि यार पाकिस्तान में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ईद में 4 टाइम्स सेल होगी, मुहर्रम में कम होगी, तो मैं इसको बैलेंस कैसे करूंगा ना, किराया तो मैंने मुहर्रम का भी देना है। फिर आएगा क्या नाम है, मलिक रियाज टाइप या इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको पता 3 साल तो इंडस्ट्री लगाने में लगेंगे या प्रोजेक्ट लेने में, अप्रूवल्स में लगेंगे, तो वो 10 साल को प्लान करके खेलता है। तो अगर सेल्समैन भी लॉन्गर गेम को सामने रख के खेलेगा तो वो सेल्स कर जाएगा। सही बात। अब अगर आप वो शॉर्ट टर्म गेम सोचेंगे कि रोज मैंने 100 कॉल्स करनी है और मैंने इतने आइटम बेच के एग्जिट करना है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज इशू है। तो वापस 3 चीजें मैंने अर्ज की। नंबर 1 कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप वाकई में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपने एफर्ट को समझना है कि कितनी एफर्ट आपको जो है ना वो करनी है, और बस फिर आपने उस पर
लग जाना और एक टाइम पीरियड अपने जहन में रखना कि इतना अरसा तो इसमें लगेगा। सही बात। अच्छा उमर भाई, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताएं जो आपने बुक लिखी है इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस, लाइफ के, बिजनेस के या किसी भी ऐसे एस्पेक्ट में आप फंसे हुए हो, कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे बंदे को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये बुक बाय करके पढ़ लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा वो नाजुक लम्हा होगा जो डेफिनेटली हर कोई गुजरता है? देखें, होता ये है कि आइडियली तो ये किताब टीनेज में ही ले लेनी चाहिए। ओके। लेकिन कोई लेगा, सबसे नाजुक लम्हा तो वही होता है वैसे। लेकिन कोई लेगा तो वो शायद इसको सीरियस ना ले। ये जो जाके लगेगी इसकी बातें, वो लगेंगी 40s के बाद, कहते हैं ना दिल पे जो जाके लगेंगी ना। तो जब हम लोगों से ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना, यंगस्टर से, तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक खुशी और एक खौफ है। खुशी ये है कि आपको टीन एज में वो पता चल गया जो हमें 30s या लोगों को 40s में जाके ठोकरे खा के पता चलता है। और खौफ ये है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लो। आपको पता नहीं मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए आइडियली तो वो है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई भी इशू है या नहीं भी है, तो आप ये, मैं कहूँगा ये आप लें और इसे ना कवर टू कवर ना पढ़ें। सबसे अच्छी बात इसके अंदर 16 चैप्टर्स हैं डिफरेंट लाइफ के एरियाज में, खुसूसन जैसे डेथ और सेक्रीफाइस, ये जो कुछ एरियाज हैं उनको जरूर पढ़ लें। तो उसमें आपको ना जिंदगी की तल्ख हकीकत समझ आ जाएगी। जैसे मेरे वाले साहब टैक्सी ड्राइवर थे, तो यंग एज में बहुत सारी चीजों का पता चल गया था कि भाई जिंदगी में सब कुछ फौरन नहीं मिलता, क्योंकि आपके अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए नहीं मिलता। तो अब आप ऐसी जिंदगी गुजारनी, अब करना भी है तो रास्ता निकालना है। तो वो रास्ते निकलते 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 बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ और कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके, लेकिन जितना भी हुआ वो भी हो गया ना, अल्लाह ने करवा दिया। उसने टाइम लिया थोड़ा सा। तो जिंदगी में बहुत सी चीजों का अंदाजा बहुत पहले अगर हो जाए, और बहुत कुछ करके भी आप कुछ नहीं कर सकते बाज दफा। जैसे इसी में कॉन्वर्सेशन है, मेरा स्टूडेंट था, बहुत रिच फैमिली, अब्बा की फैक्ट्री, नया बंगला बना रहे थे वो, एक ही बेटा था, थैलीसीमिया था, अब्बा के पास बहुत पैसा था, यूरोप में एक इलाज उनको समझ आया ट्रांसप्लांट का ना, तो वो अपनी बेटी को लेकर गए। उसकी छोटी बेटी यानी उसकी छोटी बहन का जिगर हाफ कट के उसको लगना था, और तो फिर ये था कि बेटी भी रिकवर कर जाएगी और ये बच्चा भी रिकवर कर जाएगा। बच्चे की उम्र 16 साल थी, बहन की उम्र 14 साल होगी। वो गए यूरोप में 1 साल रहे, यहाँ से सब कुछ डेलीगेट करके। बच्चा ठीक होता, तबीयत ठीक होती खराब होती, ठीक होती खराब होती, और वहीं उसका इंतकाल हो गया। उसकी बॉडी पाकिस्तान नहीं ला सकते थे, वो इस हाल में थी, वहीं उसकी तदफीन हो गई। तो अब उसके पास दुनिया की दौलत थी उस शख्स के पास। यानी कहते हैं ना, हम भाग रहे होते हैं यार फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाए तो क्या हो। सही बात। तो ये जिंदगी की हकीकत है कि सब कुछ नहीं मिलेगा, ये दुनिया उसके लिए है नहीं। ये हकीकत जितनी जल्दी समझ लेंगे तो फिर हम एक पर्पस ड्रिवन एफर्ट करेंगे, उस तरफ लग रहे होंगे, हम देखेंगे यार दूसरों का क्या बेनिफिट हम कर सकते हैं, और मरने के बाद हम कहाँ अल्लाह की निगाहों में। और दुनिया को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को महल बनाने की ख्वाहिश भी हर वक्त नहीं होनी चाहिए। जो है अच्छा है, उसको और अच्छा करने की कोशिश जरूर कर लें, लेकिन इतनी के जिंदगी भी तो जिए ना, छोड़ के जाना भी है, छोड़ के भी जाना, और जिंदगी भी तो जिए ना। मतलब ये क्या है कि बस भागे ही चले जाए, हसल 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 हसल, वही एंजॉय भी कर लें। तो ये तल्ख हकीकतें आपके सामने आ जाएंगी। और ये सारी 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस हैं। तो मेरी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट इससे आया, क्योंकि बाज दफा वो जब इंसान कोई सिचुएशन दिखता है तो उसे लगता है यार ये तो मेरी भी सिचुएशन मिलती जुलती थी। सही बात। तो व्हाई नॉट मैं ये चीज़ मैं भी अप्लाई। जैसे मेरे टीचर ने एक बात मुझे समझाई थी, सुलेमान साहब ने, वो भी इसमें, कि ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो 4 चीज़ें निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, वक्त, जगह, मौसम। उन्होंने 3 कही थी, चौथी मैंने ऐड की है, लोग। किसी के साथ, किसी भी जगह, किसी भी मौसम में, किसी भी वक्त काम करने को तैयार। अच्छा, और उनकी ज़िंदगी आज वो 60 साल के होने वाले ऐसी है। यानी आज आप उनको बोलें, थोड़े दिनों पहले मुझे कॉल आई कि यार वो एक ना बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो बहुत अजर कमाने का मौका है, कल आ जाएं। मैंने कहा कल तो मैं सुबह 8 बजे से रात 9-10 तक बिजी हूँ। तो कहना आपको मैंने अभी टाइम थोड़ी बताया था। अच्छा कब आना है? कहना सुबह 3 बजे। मैंने कहा 3 बजे अगर मैं आपके पास आऊँगा तो मैं सुबह सो रहूँगा ना। तो कह रहे हैं कि आप पुश कर लो यार, पावर नैप ले लेना, इतना बड़ा अजर है सब कुछ 10 मिनट उन्होंने मुझे दावत दी ना, लेकिन हम कमजोर थे तो मैं नहीं जा सका। लेकिन मैंने देखा कि वो आज भी ये कर रहे होते हैं, माशाल्लाह।
और तो फिर अल्लाह ने उनसे काम भी लिए। तो वो कोई भी रेप्लिकेट कर ले भाई, वो फहद साहब कर ले, उमैर कर ले, सही ना, कोई भी रेप्लिकेट कर ले। और जब हम रेप्लिकेट कर लेंगे और किसी एक फील्ड में फोकस हो गए तो हम उसमें कहते हैं ना क्या, हम बीट कर जाएंगे दूसरों को, एक्स्ट्रा माइल तो कम हो गया, हम तो बहुत बहुत आगे चले जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये चंद चीज़ें हैं इस किताब। थैंक यू मेहर भाई, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से गुजारिश है, बुक ज़रूर लें, पढ़ें ज़रूर। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसको कवर टू कवर नहीं पढ़ा जैसे उमैर भाई ने बताया, लेकिन जहाँ जहाँ बीच में पढ़ा है वहाँ मैंने नोट ज़रूर लिए हैं। और मैंने अपनी बेगम को बिठा के बताया गया कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप जब अपने आसपास के लोगों से, हमने फैमिली ओरिएंटेशन की बात की, जो आप पढ़ें पढ़ाएं ज़रूर, बच्चों को बताएं ज़रूर, बेगम को ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे भी आपके कॉमन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। बिल्कुल ऐसे। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, और होप आप लोगों ने लाइक किया होगा, फॉलो करते रहिएगा, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।